हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मुथा भुरट। हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक। और अगर ये समरी बुक आपके पास अभी तक नहीं है तो बेटा डाउनलोड कर लीजिए। मेरी वेबसाइट www.icaleak.com में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है ये। प्लस आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट लेटेस्ट अपडेट आपके पास फटाफट आ जाए। बेटा जो स्टूडेंट्स इंक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, यस बेटा, द गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव क्लासेस आर अवेलेबल एंड यू कैन check the details of the same on my website only www.icaleak.com. अब इस वीडियो में what we are going to discuss one of the most important and lengthy topic, exemptions under GST. यहां पे हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो यहां पे स्टार्ट करेंगे हम exemptions का चैप्टर। exemption का मतलब क्या होता है बेटा? जो गुड्स और सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, मतलब जिसपे टैक्स नहीं लगने वाला है, जिसपे टैक्स नहीं लगने वाला है। तो अब एग्जेम्पशन किस तरीके से आता है हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो एग्जेम्पशन हो सकता है नोटिफिकेशन के थ्रू आए। नोटिफिकेशन से एग्जेम्पशन आएगा कि जहां गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और उससे जनरली यहाँ एग्जेम्प्ट करेगी जनरली किसी भी गुड्स या सर्विसेज को ईदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्युटली? एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है कि भाई हाँ कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी, आप ये गुड्स हैं आपके, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जांपल मिल्क एग्जेम्प्ट है, जनरली एग्जेम्प्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है, इधर एब्सोल्युटली मतलब कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी है आपको, ठीक है, आपका एग्जेम्प्ट है गुड्स या सर्विस, और इधर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, या कोई कंडीशन है वहां पे, कंडीशनल एग्जेम्पशन है, आपने कोई कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है, ठीक है। ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स लेविएबल विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे आपको बोल सकती है कि भाई यहाँ पे ये टोटली एग्जेम्प्ट है, हो सकता है टोटली एग्जेम्प्ट हो सकता है पार्शियली एग्जेम्प्ट हो, और वहां पे नोटिफिकेशन आपका आएगा और उसके बेसिस पे वो एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे ठीक है, अब ये गवर्नमेंट के पास पावर है। नेक्स्ट एग्जेम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर, मतलब ये जनरली एग्जेम्पशन नहीं है, आपको स्पेशल ऑर्डर मिला है, आपको स्पेशल ऑर्डर मिला है, पढ़ेंगे। Where the government is satisfied it is necessary in the public interest, so it may on recommendation of the council by special order in each case under circumstances of exceptional nature to be stated in such order exempt from payment of any goods or services on which tax is leviable। कुछ एक्सेप्शनल नेचर पे गवर्नमेंट ने आपको स्पेशल ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट ने आपको स्पेशल ऑर्डर दिया और आपका गुड्स या आपकी सर्विस एग्जेम्प्ट है, सबकी नहीं है, जनरली सारी इंडस्ट्री की नहीं है, आपके लिए स्पेशल ऑर्डर आया, आपके लिए स्पेशल ऑर्डर आया यहाँ पे। बेटा अब अगर यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो भी आपके लिए नोटिफिकेशन आता है या ये ऑर्डर आता है, ये जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए आया यहाँ पे जनरली या ऑर्डर आया, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई कुछ जरूरी है, तो गवर्नमेंट वहां पे क्लैरिफाई, वहां उसकी स्कोप और एप्लीकेबिलिटी क्लैरिफाई करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकती है उस नोटिफिकेशन में। कब तक? 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक, और माना जाएगा कि दैट वाज ऑलवेज बीइंग द पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आया, लोगों को डाउट है कि अच्छा ये क्या अप्लाई हो रहा है क्या नहीं, गवर्नमेंट को समझ में आया कि अच्छा इंडस्ट्री में डाउट आ रहा है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया, और उस नोटिफिकेशन जो आपका यहाँ पे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया था उसके 1 साल के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ सकता है, और उसमें एक एक्सप्लेनेशन डाल सकती है गवर्नमेंट, जिसका इफेक्ट कब से रहेगा? जब से वो नोटिफिकेशन आया, इट विल बी अज्यूम्ड कि वो इट इज अ पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉम दैट डेट ओनली, ठीक है। देन नेक्स्ट, यहां पे अगर एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन आपको मिला हुआ है, एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन मिला हुआ है बेटा, तो उस केस में आपको क्लियरली याद रखना है, ये जो हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन, उस केस में आपको यहां पे एग्जेम्पशन अवेल करना जरूरी है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मुझे एग्जेम्पशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट बेटा, अब हम सर्विसेज देखेंगे जो भी एग्जेम्प्ट है यहाँ पे जीएसटी से। अब हमें इसमें सेम वही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं जैसे हमने क्लास में किया था, जैसे कि हमने सेक्टर वाइज डिवाइड कर दी है सारी एंट्रीज, और हम सेक्टर वाइज पढ़ेंगे। लीगल सेक्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पढ़ेंगे, हम यहाँ पे हेल्थ सेक्टर पढ़ेंगे, हम एजुकेशन सेक्टर पढ़ेंगे, एंड ऑल दैट, जितने भी हम सारे सेक्टर वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी एंट्रीज है उसको क्लब कर दिया सेक्टर वाइज, और सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे। अब इसमें दूसरी चीज बेटा, क्लास में हमने हर सेक्टर के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे, एग्जाम प्रॉब्लम्स किए थे, सारे अच्छे प्रॉब्लम्स किए थे। यहाँ पे हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, हम रिविजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एंट्रीज रिवाइज करेंगे, हम एंट्रीज रिवाइज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या नहीं करने वाले बेटा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं करने वाले हैं, ठीक है।
मेन बुक के पार्ट में ही दिए हुए एग्जांपल्स लगे तो आपको एक बार जो मेन सेक्टर्स हैं उसके आप क्या कर सकते हो, वापस से एग्जांपल्स रिवाइज कर सकते हो। कुछ एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, नॉट मच, मेन तो अपन ने क्लास में ही डिस्कस कर लिए, एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम्स चैप्टर में ही दिए हुए थे। कुछ जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है वो मैंने क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड किए, वो आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब बेटा लीगल सर्विसेज यहाँ पे अगर कौन दे रहा है, सबसे पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अच्छा दूसरी बात बता दूं, यहाँ पे आरसीएम के साथ कंबाइन करके पढ़ाया है, पूरा का पूरा यहाँ पे कवर्ड है, तो अपने को यहाँ से देखना है, ठीक है। जो लीगल सेक्टर है जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या चीज है बेटा, यहाँ पे एग्जेम्पशन प्लस आरसीएम दोनों का एंट्री का कंबाइंड रीडिंग का चार्ट है। सो अब लीगल सर्विसेज कौन दे रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है मैम, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है। तो क्या होगी, काफी सारे केसेस में एग्जेम्प्ट है, सिर्फ एक बार टैक्सेबल है, और जब टैक्सेबल है तो आरसीएम में टैक्सेबल है। तो कब कब एग्जेम्प्ट है भाई, सर्विस प्रोवाइडर कौन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यहाँ सर्विस किसको दिया, अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया, इंडिविजुअल को दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगी बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट को दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को दिया, तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैम बिजनेस एंटिटी को दिया, अच्छा तो अब बात आती है बिजनेस एंटिटी को दिया क्या, अच्छा, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर कितना है, कितना है, यहाँ पे स्पेसिफाइड लिमिट तक है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तक है, तो फिर एग्जेम्प्ट है, तो फिर एग्जेम्प्ट है। नहीं अबव स्पेसिफाइड लिमिट है, तो फिर क्या होगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल कैसे होगा, आरसीएम में होगा, आरसीएम में होगा, ठीक है। ये अमेंडमेंट था बेटा, यहाँ पे पहले 10-20 लाख का यूज किया गया था वर्ड्स, अभी क्या कर दिया इन्होंने, इन टर्नओवर लिमिट अप टू सच स्पेसिफाइड अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इट्स एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे आपका जो भी, यहाँ पे आपको अभी हमेशा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स चेंज होते रह रही है, इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया। और 10 लाख 20 लाख नहीं, क्या रहेगा यहाँ पे, जो भी आपका स्पेसिफाइड अमाउंट है तब तक के आपको एग्जेम्प्ट रहेगा। आपके केस में जो भी स्पेसिफाइड हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, जो भी हो, तो तब तक एग्जेम्प्ट रहेगा। क्या, एग्रीगेट टर्नओवर बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा। अगर वो क्या है बेटा, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और अगर वो ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगी। और जब टैक्सेबल होगी तो क्या होगी बेटा, आरसीएम में टैक्सेबल होगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी, एंड बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन इट, ठीक है। ये हो गया बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। सेकंड भाई कौन दे रहा है सर्विस, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट मैम, या इंडिविजुअल एडवोकेट। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है, तो बेटा इतना पोर्शन तो इसमें भी सेम है, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में था वही है, सेम टू सेम। एक्स्ट्रा क्या चीज है वो देखेंगे, पहले जो पोर्शन सेम है वापस से देखते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट को दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा। बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, अच्छा, बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है, हाँ जी, तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर अबव स्पेसिफाइड लिमिट है तो टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल कैसे होगा बेटा, आरसीएम में टैक्सेबल, आरसीएम में टैक्सेबल होगा। अब बात आती है, एक इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम देखेंगे, वो क्या है। सर्विस प्रोवाइडर, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट का नीचे अलग चार्ट है, ठीक है। ये सर्विस दे रहे हैं किसको, एडवोकेट को ही दे रहे हैं मैम, या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहे हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे रही है यहाँ पे सर्विसेज, एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं भाई, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड लास्ट बेटा सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे किसको दे रहे हैं, यहाँ पे तब देखेंगे, यहाँ पे भी आरसीएम की और इसकी एंट्री कंबाइंड है हमारी। सीनियर एडवोकेट बेटा इसमें भी इतना पोर्शन तो ये तीनों केस में कॉमन है। अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दी किसको, अदर देन बिजनेस एंटिटी को, एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी को टर्नओवर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, एग्जेम्प्ट। टर्नओवर एक्सीडिंग यहाँ पे लिमिट अबव स्पेसिफाइड लिमिट, इट इज टैक्सेबल, एंड व्हेन इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम, इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। अब जो अलग पोर्शन है उसमें, इसमें भी सिर्फ वही अलग पोर्शन है कि अगर यहाँ सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, तो बेटा इस केस में वो टैक्सेबल होगी। सीनियर एडवोकेट जब देता है तब इस केस में यहाँ टैक्सेबल होती है, बट यहाँ पे जो एडवोकेट है या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट जो भी है वो क्या कर सकता है बेटा, यहाँ पे समझा ना आपको। ये ऊपर वाले केस में क्या था, पहले मैं ये डिस्कस करूंगी वापस। ऊपर वाले केस में पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट किसको सर्विस दे रहा है बेटा, एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, तो उस केस में एग्जेम्प्ट था। यहाँ पे क्या है,
सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? एडवोकेट को या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, तो उस केस में बेटा टैक्सेबल रहेगा, उस केस में टैक्सेबल रहेगा। बट डेफिनेटली एज अ बिजनेस एंटिटी, यहाँ पे बिजनेस एंटिटी वाला एग्जेम्पशन जरूर लिया जा सकता है, बिजनेस एंटिटी वाला एग्जेम्पशन बिल्कुल लिया जा सकता है, ठीक है। तो वो 20 लाख तक का एग्जेम्पशन जो भी रहेगा यहाँ पे 10-20 लाख का वो क्या लेंगे? बिजनेस एंटिटी वाला एग्जेम्पशन ले लेंगे। 40 वाली तो बात ही नहीं आती बेटा, गुड सेक्टर में आती है 40 वाली बात, ठीक है। ये तो सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन लिया जा सकता है एज अ बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें पढ़ी बेटा, लीगल सर्विसेज के केस में ये 3 चीजें, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब सर्विस दे रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट जब सर्विस दे रहा है, या यहाँ पे आपको सीनियर एडवोकेट जब सर्विस दे रहा है। तो बेटा इसके अपन ने प्रॉब्लम्स कहाँ पे देखे थे? आरसीएम के चैप्टर में भी क्वेश्चन बैंक में काफी सारे प्रॉब्लम्स देखे थे, इस चैप्टर में भी देखे थे। तो इसमें जनरली आपको क्वेश्चन आएगा, या तो एमसीक्यू आ जाएगा या आपको केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना मुश्किल है, ठीक है। केस स्टडी जनरली आता है, तो इसके अपन ने बहुत सारी अलग अलग केस स्टडीज देखी थी। तो यहाँ पे हमारा ये लीगल सेक्टर फर्स्ट जो है हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देखेंगे, यहाँ पे अगेन हम चार्ट फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे, टैबुलर फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पे क्या बात हुई थी हमारी? सबसे पहले हम अगर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें, तो अगर आपका एयर एम्बार्क हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है इनमें से कोई एयरपोर्ट पे, तो क्या हो जाएगी? सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कौन कौन से एयरपोर्ट है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बगडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इसमें क्या हो रही है? आपकी एयर या तो एम्बार्क हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज पढ़ा था, उसको एनालिटिकल टाइप से देखेंगे कि भाई क्या क्या एग्जेम्प्ट दिया है वहां पे, जो जो वहां दिया है वो एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल है। तो हम देखेंगे यहाँ क्लियरली क्या एग्जेम्प्ट है, क्या टैक्सेबल है। पहली बात, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म, घूमने फिरने के लिए नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यूज करो, क्या होगा? टैक्सेबल। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म एग्जेम्प्ट था, क्लियरली लिखा था वहां पे, एग्जेम्प्ट था। एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज ऑलवेज टैक्सेबल। स्टेज कैरेज की बात करें तो हमारी उसमें दो ही बातें, नॉन एसी स्टेज कैरेज है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, एसी स्टेज कैरेज है तो वो टैक्सेबल रहेगा। रेडियो टैक्सी से अगर कभी भी जा रहे हो तो वो क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद अभी हमारी क्या बात हुई, अगर आप यहाँ पे नॉन एसी स्टेज कैरेज या नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म है, और वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज किससे सप्लाई हो रही है? ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई हो रही है, जो नोटिफाइड है 9(5) के अंडर, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एसी स्टेज कैरेज तो वैसे भी टैक्सेबल था, वो तो वैसे भी टैक्सेबल था। अब नॉन एसी स्टेज कैरेज या नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म है, और वो सर्विसेज सप्लाई हो रही है ईसीओ के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। देन उसके बाद आपको याद हो तो एंट्री नंबर 17 पढ़े थे, उसको भी यहाँ पे एग्जांपल से एनालिटिकल तरीके से देखेंगे। रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हो, रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हो, बढ़िया एसी में फर्स्ट क्लास में, गवर्नमेंट ने बोला एसी के पैसे क्या करो? टैक्स भरो भाई। बट यहाँ पे अगर स्लीपर कोच में कर रहे हो तो एंट्री 17 में क्या लिखा हुआ था? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। देन आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, क्या है? जीएसटी से एग्जेम्प्ट है क्या? यस, बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। इनलैंड वाटरवे में ट्रैवल कर रहे हो, एग्जेम्प्ट है। ट्रैवल कर रहे हो आप वेसल में फ्रॉम वन स्पॉट इन गोवा टू अनदर अदर देन टूरिज्म के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट फॉर टूरिज्म पर्पस के लिए कर रहे हो तो क्या हो जाती है? वो टैक्सेबल हो जाती है। मीटर, कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सर्विसेज क्या होती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। जो भी आपने फेयर की पे किया एग्जेम्प्ट हो जाती है। बट वेट, अगर आपने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सर्विसेज जो है वो आपने किसके थ्रू बुक करी है? इफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू एन ईसीओ नोटिफाइड अंडर 9(5), तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाती है। तो अगर अब आप क्या कर रहे हो? ओला से बुक कर रहे हो ऑटो, ई रिक्शा, तो इस केस में ऑटो आपने बुक किया किससे? ओला से बुक किया, तो उस केस में क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? यस, बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा, बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा। डायरेक्टली आप लेते हो तो वो टैक्सेबल नहीं रहता है, वो एग्जेम्प्ट रहता है, परंतु ईसीओ के थ्रू जो ईसीओ नोटिफाइड है 9(5) में, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा, बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री नंबर 52 है, किससे रिलेटेड है? टूर ऑपरेटर सर्विस है। कौन परफॉर्म कर रहा है? टूर ऑपरेटर। किसको दे रहा है? फॉरेन टूरिस्ट को। किस सर्विस की बात हो रही है? जो परफॉर्म हुई है पार्टली इंडिया में, पार्टली आउटसाइड इंडिया। उसमें एग्जेम्पशन हो जाएगा कितना? जो आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हुई है उसको एग्जेम्पशन दिया है, उसको एग्जेम्पशन दिया है। वैल्यू कैसे निकालोगे? प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। सो वैल्यू ऑफ द टूर ऑपरेटर सर्विस परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया क्या रहेगी? प्रपोर्शन ऑफ टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर विच इज इक्वल टू प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच टूर इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। और क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ डेज कंप्राइजिंग द टूर और 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन विच एवर इज लेस। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आपने टोटल कंसिडरेशन चार्ज किया है, 2 दिन सर्विस दुबई में परफॉर्म हुई है, 3 दिन यहाँ पे इंडिया में टूर ऑपरेटर सर्विसेज दी गई है, टोटल 5 डेज। सो 1 लाख को यहाँ पे 2 दिन जो आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हुई है 2/5 करेंगे, और 50% ऑफ 1 लाख
whichever is lower. So 1 lakh into 2 by 5 40,000 और 50,000 whichever is lower क्या हो जाएगा 40,000 का एग्जेम्पशन हो जाएगा. कोई भी ड्यूरेशन यहाँ पे इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आवर्स है तो वो क्या हो जाएगा उसे 1 फुल डे माना जाएगा. और एनी ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 12 आवर्स है तो उसको हाफ डे कंसीडर करोगे, उसको हाफ डे कंसीडर करोगे. सो 52A में क्या पढ़ा हमने टूर ऑपरेटर सर्विस. मैम किसका एग्जेम्पशन है टूर ऑपरेटर सर्विसेज. जो टूर ऑपरेटर दे रहा है फॉरेन टूरिस्ट को जो पार्टली इंडिया में परफॉर्म हो रही है पार्टली आउटसाइड इंडिया में. तो एग्जेम्पशन किसको है आउटसाइड इंडिया वाले को. कैसे निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डे नंबर ऑफ डेज जो आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हो रहा है और 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन whichever is lower. whichever is lower. ठीक है तो ये टूर ऑपरेटर सर्विसेज देखिए. नेक्स्ट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस. एंट्री नंबर 18 देखेंगे. सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रही हूँ पैसेंजर की नहीं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो. अच्छा इनलैंड वाटरवे से कर रहे हो एग्जेम्प्ट है भाई एग्जेम्प्ट है. रोड से कर रहे हो अच्छा जीटीए या कुरियर एजेंसी कर रहे हो इससे कर रहे हो टैक्सेबल है. बट जीटीए का हम आगे देखेंगे एग्जेम्पशन एक और एंट्री दिया हुआ है. और किसी और मोड से कर रहे हो रोड से कर रहे हो पर किसी और मोड से कर रहे हो फॉर एग्जांपल बुलक कार्ट तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. क्या कर रहे हो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन की बात करें गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें. अब ये डायग्राम हमने कहा आरसीएम वाले चैप्टर में भी देखा था. जीटीए सर्विस के केस में क्या देखना है सबसे पहले देखना है मैम रिसिपिएंट कौन है. क्या रिसिपिएंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही इसीलिए लिया है कि टैक्स डिडक्शन करना है अंडर सेक्शन 51 टैक्स डिडक्शन करना है इसीलिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था और इनको जीटीए की सर्विस देती भाई एग्जाम जीएसटी नहीं लगेगा जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. क्या रिसिपिएंट अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है. अभी देखेंगे 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी पर्सन कौन है वो फैक्ट्री एंड ऑल. सो क्या बोला अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन हो आप. अच्छा अनरजिस्टर्ड पर्सन भाई हमने आपको जीटीए सर्विस दी है एग्जेम्प्ट हो जाएगी. क्या आप वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में आते हो क्या आप वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में आते हो तो उस केस में क्या होगा देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन है. क्या आप इनमें से किसी में आते हो. क्या आप फैक्ट्री हो क्या आप सोसाइटी हो क्या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो क्या आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो क्या आप बॉडी कॉर्पोरेट हो क्या आप पार्टनरशिप फर्म हो या क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. क्या आप इन 7 में से आते हो. अगर इन 7 में से आते हो तो हम देखेंगे क्या होगा. तो अगर आप इन 7 में से आते हो तो जीएसटी चार्जेबल तो होगा जीटीए का जो सर्विस सप्लायर है जीटीए सर्विस सप्लायर जो है जो ट्रांसपोर्ट वाला है उसके पास ऑप्शन रहेगा चॉइस रहेगा क्या कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकता है और ऑप्ट कर सकता है कि भाई मैं ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा. अगर उसने ये ऑप्शन लिया तो एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा. दोनों ऑप्शन है उसके पास. उसने अगर विदाउट आईटीसी उसको आईटीसी नहीं लेगा वो इनपुट्स पे इनपुट सर्विसेज पे कैपिटल गुड्स पे तो उसे आउटपुट 5% पे करना पड़ेगा. पर अगर वो आउटपुट 12% में जाएगा तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा इनपुट्स का कैपिटल गुड्स का इनपुट सर्विसेज. तो उसके पास ऑप्शन है वो चाहे तो ऑप्शन में बोल सकता है मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा. उसके बाद उसके पास 2 ऑप्शन है या तो वो 5% में जा सकता है या वो 12% में जा सकता है. 5% में जाएगा तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा इनपुट्स का इनपुट सर्विसेज का या कैपिटल गुड्स का. पर अगर वो 12% ऑप्शन में जाता है तो उसे मिलेगा क्रेडिट इनपुट्स का कैपिटल गुड्स का और इनपुट सर्विसेज का. ठीक है आईटीसी मिलेगा. बट अगर उसने ये ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज किया रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी पे करने का तो उस केस में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम. कौन टैक्स पे करेगा रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम और उस केस में एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा 5%. सो जीटीए सर्विस में बहुत क्लियर है. जीटीए सर्विस आपने किसको दी है आपको वो देखना. डिपार्टमेंट ऑफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दी है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है. अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन को दे रहे हो जीएसटी एग्जेम्प्ट है. 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन को दे रहे हो तो जीएसटी चार्जेबल है. परंतु सबसे पहले ये देखना है क्या जीटीए चाहता है क्या जीटीए ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा तो भाई तू पे कर दे कोई दिक्कत नहीं है 5% से पे कर दे विदाउट आईटीसी ऑन इनपुट्स कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज और 12% में पे करना पड़ेगा अगर आईटीसी लेना है इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का. परंतु अगर वो ये ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करता रजिस्ट्रेशन लेकर के उसने फॉरवर्ड चार्ज में पे करने का ऑप्शन नहीं लेता तो उस केस में टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करेगा रिसिपिएंट पे करेगा और किस केस में पे रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा 5% रहेगा एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट
एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स थ्रू रेल और वेसल। अब किसकी बात हो रही है यहां? रेल, रेलवे से या वेसल से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का, और बाय जीटीए इन अ गुड्स कैरेज, या जीटीए कर रहा है गुड्स कैरेज में। तो अगर इन गुड्स की बात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है। चाहे ट्रेन से जाए, चाहे वेसल से जाए, चाहे जीटीए लेके जाए इन अ गुड्स कैरेज, एग्जेम्प्ट है भाई, एग्जेम्प्ट है। क्या क्या गुड्स है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले जा रहे हो, एग्जेम्प्ट है, चाहे रेल से जाए, चाहे वेसल से, चाहे जीटीए लेके जा रहे हैं, ठीक है, नेसेसरी वाली चीज है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट कर दिया, मिल्क एग्जेम्प्ट है, सॉल्ट एग्जेम्प्ट है, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस एग्जेम्प्ट है, ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट है, न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर एग्जेम्प्ट है, रिलीफ मटेरियल्स लेके जा रहे हो किस चीज के लिए? विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर के लिए एग्जेम्प्ट है। कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स, मिसहैप, इन सब के लिए जा रहे हैं आपके रिलीफ मटेरियल्स, तो क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। या डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं तो क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सो इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, ये 6 पॉइंट्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन से करो, वेसल से करो, या जीटीए लेके जा रहा है, एग्जेम्प्ट है। क्या क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स एग्जेम्प्ट है, ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट है, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स जो है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है, जो रजिस्टर्ड है विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। रिलीफ मटेरियल एग्जेम्प्ट है, चाहे मैनमेड या डिजास्टर या नेचुरल विक्टिम डिजास्टर्स के विक्टिम्स है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट है, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट है। तो ये क्या किया हमने? जीटीए सर्विस से रिलेटेड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अभी देखो अपन ने कौन कौन से सेक्टर कर लिए? लीगल सेक्टर हो गया अपना, बहुत अच्छे से समझ लिया। देन उसके बाद हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस समझ ली, जीटीए सर्विस। नाउ द फोर्थ वन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विस, चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी। तो अब इसमें समझेंगे एंट्री क्या है, ठीक है, इसमें एंट्री क्या है समझेंगे। फॉर एग्जेम्पशन ऑफ सर्विस बाय चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, two condition are necessary. First, the entity registered under 12AA of the Income Tax Act plus the entity carries out one or more charitable activities. तो यहाँ पे charitable यहाँ पे activities exempt है अगर वो कौन कर रहा है? यहाँ पे वो entity कर रही है जो कि registered है 12AA of the Income Tax Act में। दो ही चीजें नेसेसरी यहाँ पे, जो सर्विस दे रही है चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट यहाँ पे। तो एक तो उनमें चैरिटेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए। चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं 2 मिनट बाद। चैरिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए प्लस 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे करना चाहिए। चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब क्या बेटा? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हो सकती है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, यहाँ पे रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या योगा की सर्विस हो सकती है। रामदेव बाबा जी, यहाँ पे स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है। यहाँ पे अगर वो यहाँ पे ये योगा शिविर वगैरह है आपका, यहाँ पे रिलीजन का एडवांसमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो उस केस में ये शिविर विविर ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ये सब सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट प्रिजर्व कर रहे हो, जैसे कि वाटर शेड लगा रहे हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। ये सारी सर्विसेज को चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है और ये एग्जेम्प्ट है। ये 4 चीजें, क्या? पब्लिक हेल्थ सर्विस आपकी हो रही है तो पीएचएस, देन रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। देन एजुकेशन प्रोग्राम हो रहा है, कुछ स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। और बेटा अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ को, यहाँ वाटर शेड्स लगा रहे हो, फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज कर रहा है, कौन कर रहा है? कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है जो यहाँ पे 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो क्या हो जाएगी बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये तो हो गई एक एंट्री, एंट्री नंबर 1 ही है ये हमारी, ये एंट्री होगी। नेक्स्ट सेकंड एंट्री जो चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड है वो ये पढ़ेंगे। सर्विस बाय अ पर्सन, वो कौन कर रहा था? 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, चैरिटेबल एक्टिविटीज। सेकंड एंट्री नंबर 13 क्या बोलती है? सर्विस कोई भी पर्सन कर सकता है, कोई भी पर्सन। कौन सी? जैसे कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, कोई रिलीजियस सेरेमनी यहाँ पे कंडक्ट करी गई तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी बेटा। कोई रिलीजियस सेरेमनी यहाँ पे आपने कंडक्ट करी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। प्लस रेंटिंग ऑफ प्रिसेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस एंटिटी बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इट इज जनरली एग्जाम, बट अपन इसका नोट देखेंगे। प्रिसेंस का मतलब क्या होता है बेटा? अपने जो जैसे मंदिर है फॉर एग्जाम्पल, उसके आजू बाजू की जगह। सो द प्रेसेंस इज नॉट टू बी इंटरप्रेटेड इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजियस प्लेस लोकेटेड विद इन द आउटर बाउंड्री वॉल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन विच रिलीजियस प्लेस इज लोकेटेड इज टू बी कंसिडर्ड
as being located in the presence of the religious place। तो यहाँ पे आपका मंदिर है, उसके आजू बाजू जगह है, कुछ भवन ववन बने, वो सब आपके प्रेसेंस होते हैं। तो यहाँ पे आप उसको रेंट कर रहे हो, रूम रेंट पे दे रहे हो, वहां पे कोई फंक्शन के लिए रेंट पे दे रहे हो, या मैरिज के लिए हॉल रेंट पे दे रहे हो, तो उन सब चीजों की टैक्सेबिलिटी कैसे होती, टैक्सेबिलिटी कैसे होती। सो रेंटिंग ऑफ प्रेसेंस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस एग्जेम्प्ट, हाउएवर द एग्जेम्पशन शैल बी सब्जेक्ट टू पर डे पर मंथ रेंटल लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव एंट्री। देखते हैं वो क्या है। द एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू, बेटा नॉट अप्लाई टू कर दो, एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू नहीं, एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू। किस केसेस में? जहां पे रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर ₹1000 और मोर पर डे। अब रामदेव बाबा ने शिविर रखा है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे रेंटिंग ऑफ रूम कर दी। यहाँ पे कोई भी शिविर है, कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, हम जा रहे हैं वहां पे, रूम रेंट कर रहे हो, आपने 100, 200, 500, 1000 रुपए के अंदर अंदर तक के किसी से लिया है तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है। आप वहां चार्ज कर रहे हो 4000 रुपीज उस रूम के लिए, रेंट रूम कर रहे हो, जो भी आ रहा है शिविर अटेंड करने, 4000 रुपीज आपने चार्ज किए, क्या वो टैक्सेबल होंगे? हाँ होंगे। रूम का रेंट यहाँ पे 1000 रुपए से ज्यादा होता है पर डे, तो वो टैक्सेबल होगा, तो वो टैक्सेबल होगा पर डे। ठीक है, सो 1000 लिमिट है रेंटिंग ऑफ रूम के एग्जेम्पशन के लिए। देन रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप और ओपन एरिया एंड लाइक वेयर द चार्जेस आर 10,000 और मोर पर डे। अब वहां पे बहुत सारे हमने देखे भवन में हॉल वगैरह होते हैं, तो वो हॉल अगर आपको रेंट पे दिया जा रहा है 2000, 5000, 8000 रुपए पर डे तक के, तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है। बट आपसे लाख रुपए ले लिया दिन का रेंट, तो वो टैक्सेबल है। तो 10,000 की लिमिट है आपकी रेंटिंग ऑफ यहाँ पे प्रीमाइसेस के जो भी कम्युनिटी हॉल्स है उसकी। एंड रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर प्लेसेस स्पेसेस फॉर बिजनेस कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ की लिमिट है यहाँ पे। क्या अब वहीं पे 2-3 शॉप वॉप बना दी, इतने सारे लोग आते हैं बाहर से चीजें खरीदेंगे वगैरह, तो ठीक है, कुछ रिलीजियस चीजें हो सकती, कोई भी चीज है वो शॉप वाला रख रहा है। अब तो उस केस में क्या होगा बेटा? तो उस केस में 10,000 रुपए पर मंथ तक के तो अगर आपने शॉप का रेंट लिया है तो एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा होगा तो चार्जेबल हो जाएगा। तो वापस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो प्रेसेंस है यहाँ पे, अगर उसका आप रेंटिंग करते हो तो वो जनरली एग्जेम्प्ट है अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। स्पेसिफाइड लिमिट क्या है? रेंटिंग ऑफ रूम है तो 1000 पर डे यहाँ पे लिमिट है। देन उसके बाद में यहाँ पे रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल्स है तो 10,000 पर डे है, और अगर यहाँ पर रेंटिंग ऑफ शॉप्स है तो 10,000 पर मंथ है। इससे ज्यादा आपने किसी से लिया तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, आप चार्ज हो जाएगा जीएसटी पे वो सर्विस। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड था? ये बस छोटी सी एंट्री थी बेटा, कुछ खास नहीं। यहाँ पे हमने पढ़ा चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज की, आपको बस इतनी याद रखनी है, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट हेल्थ केयर सेक्टर देखेंगे। हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज है इंपॉर्टेंट? अनडाउटेडली सर्विस बाय वेटनरी क्लिनिक। वेटनरी क्लिनिक सर्विस दे रहा है, किससे रिलेटेड देता है भाई? हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड से रिलेटेड देता है। ये जीएसटी नहीं लगेगा भाई, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्पशन की एंट्री सिंपल है, जो यहाँ दिया है वो एग्जेम्प्ट है। सो वेटनरी क्लिनिक सर्विस दे रहा है, किससे रिलेटेड? हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है भाई, किससे रिलेटेड? एनिमल और बर्ड से, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री नंबर 74, हेल्थ केयर सर्विसेज कौन दे रहा है यहाँ पे? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दे रहा है, अच्छा। ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहा है, अच्छा। पैरामेडिक्स दे रहा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या? हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब क्या पढ़ा था, आपको याद है? इट मींस एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर। किस चीज के लिए? क्या चीज है? डीटीसी, डायग्नोसिस करे या ट्रीटमेंट करे या केयर दे, किस चीज का? कोई इलनेस की, कोई इंजरी की, कोई डिफॉर्मिटी की, कोई एबनॉर्मेलिटी की, या कोई प्रेगनेंसी की। डबल आईपैड, इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी और प्रेगनेंसी। तो क्या सर्विस दे रहे हो? डायग्नोसिस की या ट्रीटमेंट की या केयर की। किस चीज के लिए? डबल आईपैड के लिए। किस? ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। बट किसमें रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया? नीचे देखेंगे क्या है रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। सो सर्विसेज कौन सी है? डीटीसी की, डबल आईपैड के लिए। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, वो क्या होती है? हेल्थ केयर सर्विसेज होती है। एंड इंक्लूड्स, और उसमें क्या आता है? इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप, कहां से? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट लेके आ रहे हो या उसे ले जा रहे हो, तो क्या बोला है? वो भी इसमें आती है हेल्थ केयर सर्विस में। बट शेल नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। पर हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो वो हेल्थ केयर सर्विस नहीं है, या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हो वो क्या नहीं है भाई, वो क्या नहीं है, वो हेल्थ केयर सर्विस नहीं है, तो वो एग्जाम नहीं होगा। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो फॉर एग्जाम्पल। और
cosmetic or plastic surgery except when undertaken to restore or restructure anatomy or functions of body affected due to congenital defects, development abnormalities, injury और trauma. बट ये कोई इंजरी ट्रॉमा के कारण करा रहे हो तो बात अलग है, फिर हो जाएगा एग्जाम. ठीक है. सो अभी क्या बात हो रही है, क्या एग्जाम है, हेल्थ केयर सर्विस. कौन दे रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दे रहा है, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहा है या पैरामेडिक्स दे रहा है, तो एग्जाम हो जाएगी. ठीक है. डायग्नोसिस कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, यहाँ पे केयर कर रहा है, डबल आईपैड की, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या बोल दी उन्होंने, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी इसमें नहीं आएगा, पर एक्सेप्ट कब आ जाएगा यहाँ पे, जब वो किस चीज के लिए हो रहा है भाई, कोई इंजरी ट्रॉमा को यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज को जो है उसको रिस्टोर करने के लिए किया है, तो फिर आ जाएगा, तो फिर वो आ जाएगा. ठीक है. सो एग्जेम्पशन किसका है, हेल्थ केयर सर्विसेज, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, authorized medical practitioner or paramedics. Nothing contained in this entry shall apply to services provided by clinical establishment by way of providing room other than ICU, ICCU, ICCU, NICU, उनकी बात अलग है. उसके अलावा कोई कम रूम्स आप दे रहे हो, हैविंग रूम चार्ज एक्सीडिंग 5,000 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विसेज, तो वो इसमें नहीं आएगा. तो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का रूम रेंट है, तो फिर भाई वो एग्जाम नहीं होगा, वो एग्जाम नहीं होगा. सो next, services provided by way of transportation of patient in ambulance other than those specified in A above. भाई A में यहाँ transportation, health care of service के through transportation of patient to and from clinical establishment तो आ ही जाता है. तो B पॉइंट क्यों डाला मैम, भाई B पॉइंट में बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस. कोई भी करे ना भाई, आप भी करो, अच्छा काम है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस कोई भी करे, जरूरी नहीं है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट करे, कोई भी करे, कोई भी करे. यहाँ पे क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो ये क्या थी, एंट्री नंबर 74. सिंपल सी बात करती, क्या हेल्थ केयर सर्विसेज अगर दे रही है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, एग्जाम, परंतु रूम दे रहे हो भाई आप, अदर देन आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू की बात नहीं करें, और आप रूम दे रहे हो, रूम चार्जेस एक्सीडिंग 5,000 है, तो भाई टैक्सेबल होगा, 5,000 से ज्यादा है तो. ठीक है. और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, वो कोई भी प्रोवाइड करे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोई भी प्रोवाइड करे एग्जाम्प्ट हो जाएगा. ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. नेक्स्ट 74A, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कौन, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स अंडर रिकॉग्नाइज अंडर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ किस चीज की सर्विस है, आरटीसी, रिहैबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग, rehabilitation therapy or counseling and such other activity as covered by said act at medical establishment, educational institute, rehabilitation centers, कहीं भी कैरी कर सकते हैं. सर्विस काय की है, कौन दे रहा है, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल. कौन सी सर्विस, या रिहैबिलिटेशन की, या कोई थेरेपी दे रहा है, या कोई काउंसलिंग दे रहा है, या कोई और एक्टिविटी भी कर रहा है, वो कवर्ड बाय दैट एक्ट. कहाँ करता है भाई वो, या तो कोई मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में करेगा, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करेगा, या कोई रिहैब सेंटर्स होंगे वहां पे करेगा, रजिस्टर्ड by established by central government, state government, union territory और entity registered under 12AA of the इनकम टैक्स एक्ट. तो आप ये कोई रिहैब सेंटर्स में भी हो रही है, कोई भी रिहैबिलिटेशन थेरेपी या काउंसलिंग की सर्विसेज, एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है. यहां पे देखा था हमने हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या बोला था, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया होना चाहिए. सो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया मतलब क्या, एलोपैथी भी हो सकती है, आयुर्वेदा भी हो सकता है, यूनानी भी हो सकता है, सिद्धा भी हो सकता है, योगा भी हो सकता है, नेचुरोपैथी भी हो सकता है, होम्योपैथी भी हो सकता है, या कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो रिकॉग्नाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में. ये सब क्या है, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया है. क्या है, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया है. अब सप्लाई किया क्या, फूड पेशेंट्स को, हॉस्पिटल में फूड किया पेशेंट को सप्लाई, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी. सो टैक्सेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाइड इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस कैसे देखेंगे, पेशेंट को किया क्या, पहले सबसे पहले देखो, या दूसरे लोगों को दिया, जैसे डॉक्टर्स को, स्टाफ को, विजिटर्स को, हम जा रहे हैं पेशेंट के साथ, हमको दे रहे हैं. ठीक है. तो हमने कैंटीन में कुछ खाया, तो क्या वो टैक्सेबल होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. अदर पीपल को तो हमेशा ही टैक्सेबल होगा. पेशेंट को भी देखेंगे, क्या पेशेंट एडमिट है, क्या पेशेंट एडमिट है, फूड सप्लाई टू इन पेशेंट एज एडवाइज बाय डॉक्टर ने, न्यूट्रिशन ने बताया कि भाई इनको क्या रखो, आप इनको यहाँ पे लिक्विड डाइट पे रखो, सॉफ्ट डाइट पे रखो, फुल डाइट पे रखो, जो भी है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेशेंट को जब फूड दिया जाता है एडमिटेड पेशेंट्स को, तो वो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई. हेल्थ केयर सर्विस के कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है वो, एंड इट इज नॉट सेपरेटली टैक्सेबल. वो हेल्थ केयर सर्विस में आ जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फिर हेल्थ केयर सर्विस में आ जाएगा. पर पेशेंट एडमिट नहीं है, ऐसे ही बस दिखाने गए थे, फिर कैंटीन में खा पी के आ गए,
ठीक है, तो उस केस में आप सिर्फ कंसल्टेशन लेने गए थे, आप आए फिर कैंटीन में खाना खा के, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये क्या थी, हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एजुकेशनल सेक्टर में आएंगे। एजुकेशनल सेक्टर में आएंगे, अब एजुकेशनल सेक्टर का थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टाफ, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टाफ, फैकल्टी एंड स्टाफ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूं मैंने मेरे स्टाफ को, मेरी फैकल्टी को, मेरे स्टाफ, यहाँ पे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को मैं जो भी सर्विस प्रोवाइड करूं, जो भी, इट कुड बी एनी सर्विस, उनको मैं जो भी सर्विस प्रोवाइड करूं बेटा, सब एग्जाम्प्ट है, सब एग्जाम्प्ट है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई भी हो सकता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कर रहा है, नॉट नेसेसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फर्स्ट ए पॉइंट में लिखा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो अपने स्टाफ, फैकल्टी और यहाँ पे स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहा है, वो तो पूरी एग्जाम्प्ट है। बी पॉइंट क्या बोल रहा है, यहाँ डबल ए पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है कोई भी, और उसने एग्जाम फीस लिया। बहुत सारे एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग उसे कंडक्ट करते हैं, तो वो भी बेटा एग्जाम्प्ट है, वो भी एग्जाम्प्ट है जीएसटी से। देन सर्विस प्रोवाइडेड टू, माइंड वेल द वर्ड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है बाहर से, आप, मैं। बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुद की बसें नहीं चला रहा है, फर्स्ट ए पॉइंट में हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने खुद की बसेस चलाई है, अपने स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, इन लोगों को जो सर्विस दी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये सब नहीं कर रहा है, उसने कोई थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर है, बस सर्विस वाला है, उसको बोला है कि भाई ये स्टूडेंट्स को, इनको सबको दे दे, तुम उससे जो भी चार्जेस है ले लिया कर। तो यहाँ पे जो बस सर्विस वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी इफ ही इज प्रोवाइडिंग टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। देन सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। ये होते हैं केटरिंग जो होती है, ये बहुत सारे मिड डे मील्स वगैरह होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल्स वगैरह में, स्पेशली जहां बैकवर्ड स्कूल्स में, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेंगे। तो जो केटर वाला सर्विसेज दे रहा है मिड डे मील्स की फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे वो एग्जाम्प्ट होगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विस परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज है, यहाँ पे क्लीनिंग है, हाउसकीपिंग है, उसके लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर किया हुआ है, जनरली सब थर्ड पार्टी को ही हायर करते हैं। वो सर्विस अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। देन सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यहाँ पे असिस्ट किया है एडमिशन के लिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, तो वो सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। एंड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप सपोर्ट कर रहे हो ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स के लिए, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब बेटा सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब समझो, और ये जो क्लॉज यहाँ पे 1 to 5 है, इसमें से ये कौन से क्लॉजेस कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अप्लाई होते हैं वो समझो, ठीक है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन एक बार देखेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मींस एन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन अप एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। ये मैं नहीं समझाऊंगी, ये आपको पता है, प्री स्कूल आपके छोटे जो स्कूल हो गए वो, और हायर सेकेंडरी स्कूल तक के प्री स्कूल हो गए। देन एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यहाँ कोई लॉ के हिसाब से कोई भी आप कैरिकुलम यहाँ करवा रहे हो तो वो भी आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे बीकॉम, एमकॉम हो गया, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, these are the qualification which is recognized by law for the time being in force. And education as a part of approved vocational courses या approved vocational courses जो होते हैं तो वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कंडक्ट ऑफ, यहाँ पे स्पेशली द सेकंड पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट की बात हो रही है। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। सो अगर यहाँ पे कोई डिग्री कोर्सेज, यहाँ पे जैसे बीकॉम का हो गया,
BBA हो गए. कंडक्ट ऑफ डिग्री कोर्सेज बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यस इट लीड टू ग्रांट ऑफ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड इट वुड बी कवर्ड इन द सेकंड पॉइंट अबव. ट्रेनिंग यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हूँ तो क्या ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ यहाँ पे आएगी, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में फिट होगा? तो बेटा नहीं होगा. तो ये कुछ हमने नीचे एग्जांपल्स देखे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे. अब आप समझो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे, आपको अगर याद हो तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टाफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट. स्टाफ फैकल्टी और स्टूडेंट को अगर सर्विस दे रहा है तो वो एग्जाम था. देन कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो एग्जाम है. एंड बेटा थर्ड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर 5 सर्विसेज मिल रही है तो वो एग्जाम है. ठीक है, उसमें हमने क्या क्या देखा? एक तो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है, आप स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ का कर रहे हो तो फर्स्ट. सेकंड, केटरिंग वाली सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट है. फिर वो क्लीनिंग वाली सर्विस, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग एग्जाम्प्ट है. देन उसके बाद में एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए कोई सर्विस है वो एग्जाम्प्ट है. और ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स यहाँ पे एग्जाम्प्ट है. अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे अपन ने देखा 3 चीजें आती है. क्या क्या आता है? प्री स्कूल आ रहा है, हायर सेकेंडरी स्कूल आ रहा है, देन कोई भी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ आ रहा है, और थर्ड आता है एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज. अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज मतलब कुछ नहीं होता, वो एनसीवीटी और एससीवीटी वाले जो कोर्सेज होते हैं उनकी बात हो रही है. ये 3 आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये तीनों आ रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में. अब यहाँ पे हाउएवर नथिंग कंटेन इन आइटम 1, 2, 3, ये जो हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और सिक्योरिटी क्लीनिंग, nothing contained in 1, 2, 3 of B shall apply to an educational institute other than institute providing preschool education and education up to higher secondary or equivalent. मतलब जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट है ये सिर्फ क्या प्री स्कूल को लगता है? बेटा उनको ही जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की और केटरिंग की और सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग की, उन्हीं को एग्जेम्प्ट की गई है. सिर्फ किसको? प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी. प्री स्कूल प्लस हायर सेकेंडरी को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट सिर्फ उन्हीं को एग्जाम्प्ट किया हुआ है. ठीक है, देन आगे पढ़ेंगे. फर्दर नथिंग कंटेन इन आइटम 5 ऑफ बी अप्लाई टू एन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल. अब आइटम 5 क्या है? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल है. वो किसको अप्लाई होता है? प्री स्कूल shall apply. Nothing contained in item 5 shall apply to an education by way of preschool and higher secondary and education as a part of approved vocational courses. मतलब सिर्फ किसको अप्लाई हो रहा है? ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज बाय लॉ वाले जो कोर्सेज है, रिकॉग्नाइज बाय लॉ वाले जो कोर्सेज है, बीकॉम हो गए, बीबीए हो गए, एमकॉम हो गए, ये सारे केसेस में, ये सारे केसेस में एग्जेम्पशन आएगा. अब इन शॉर्ट इसको समझो, जो थर्ड बी पॉइंट है हमारा, सर्विसेज जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइप की सर्विसेज है बेटा. कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, देन केटरिंग सर्विस, हाउसकीपिंग, देन सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग सर्विसेज. ये किसको अप्लाई होगा? सिर्फ प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी को अगर ये प्रोवाइड कर रहे हो आप सर्विस तो ही एग्जाम्प्ट है. देन ऑनलाइन जर्नल वाली जो सर्विस है वो अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कॉलेज वगैरह को प्रोवाइड कर रहे हो तो ही एग्जाम्प्ट है. प्री स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हो या अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज को तो एग्जाम नहीं है. एंड जो फोर्थ वाला पॉइंट था, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो ओपन है. वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर वो सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो एग्जाम्प्ट है. ठीक है, तो ये हमको एकदम डिटेल में पढ़ना था इसलिए हमने ये एक बार डिस्कस कर लिया. अब एक बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ है और यहाँ पे देखो, IIM are not now covered under educational institute whose services are exempt under entry number 66. ये जो 66 वाला नोटिफिकेशन था, यहाँ पे IIM को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना है और अब IIM की सर्विसेज वहां पे एग्जेम्प्ट है. पहले एक अलग से एंट्री होती थी, एंट्री नंबर 67, उसके थ्रू IIM को कवर किया गया था. बट अभी यहाँ पे एंट्री नंबर 66 के हिसाब से ही IIM जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज वहां पे एग्जाम्प्ट हो जाएगी. बेटा IIM ना कुछ एग्जीक्यूटिव कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज, दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, वो टैक्सेबल होंगे, उस पर 18% GST लगेगी. बट जो IIM के रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वाले कोर्सेज है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के क्लॉज 2 में कवर होकर के एग्जाम्प्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये IIM की सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगी. अब कंपोजिट एंड मिक्स अप्लाई इन सो फार एज एजुकेशन इज कंसर्न. यहाँ बेटा बोर्डिंग स्कूल का यहाँ पे एक डिस्कशन है वो हम देखेंगे. बोर्डिंग स्कूल जो रहता है वो सर्विसेज देता है आपको, वहां आप you take education also, residence also, food also. So boarding school provides service of education coupled with other services like dwelling units for residence, food. This may be case of composite supply of charges for education and lodging are inseparable. एक फिक्स अमाउंट है, बोर्डिंग स्कूल फॉर एग्जाम्पल 2.5-3 लाख रुपए साल के चार्ज करता है, 3 लाख रुपीज दे आर टेकिंग फॉर एवरीथिंग, एजुकेशन, देन रेसिडेंस, देन फूड.
Their taxability will be determined in terms of principle laid down in 230 read with section 8, that is composite supply के हिसाब से उसकी taxability मानी जाएगी. Such services in case of boarding school are naturally bundled and supplied in ordinary course of business. Almost सारे boarding schools ऐसे ही packages देते हैं. Therefore, the bundle of service will be treated as consisting entirely of principal supply, which means service which form predominant element of such bundle. In this case, since the predominant nature is determined by service of education, the other service providing residential dwelling will not be considered for the purpose of determining tax liability, and entire consideration for the supply will be exempt. और पूरा का पूरा कंसिडरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इनसेपरेबल है और वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट आएगा. ठीक है. प्रीडोमिनेंट एलिमेंट हमारा क्या है, एजुकेशन है. बाकी बच्चा रह तो बेचारा पढ़ने के लिए रहा, खा तो वहां पे सिर्फ वो मेन एलिमेंट आपका क्या है वहां पे, एजुकेशन है, इसलिए वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा. सिंस एजुकेशन सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट्स इज एग्जेम्प्ट, सो द टोटल जो आपका अमाउंट है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा बोर्डिंग सर्विसेज के, बोर्डिंग स्कूल के केस में. एक बेटा इसमें क्लैरिफिकेशन भी आया था कि जो मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्टेटस दिया, तो उनके जो भी कोर्सेज वो कंडक्ट कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे जीएसटी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे जीएसटी से. पढ़ेंगे एक बार. इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर जीएसटी एंड द कोर्सेज कंडक्टेड बाय देम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस एज स्पेसिफाइड अंडर एंट्री नंबर 66 ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग. किसकी सर्विस है, ट्रेनिंग की या कोचिंग की, ट्रेनिंग की या कोचिंग की सर्विस है. इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ट्रेनिंग या कोचिंग की सर्विस दे रहे हो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, रिलेटिंग टू आर्ट्स कल्चर, आर्ट्स या कल्चर से रिलेटेड है. कौन दे रहा है, बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल एग्जेम्प्ट कर दो भाई. या ट्रेनिंग या कोचिंग की सर्विस दे रही है किस चीज में, स्पोर्ट्स में दे रहे हो. कौन दे रहा है, चैरिटेबल एंटिटीज दे रही है जो भी रजिस्टर्ड है 12A और या AB में इनकम टैक्स एक्ट में, तो क्या कर दो, एग्जाम कर दो. सर्विस काय की होनी चाहिए भाई, ट्रेनिंग की या कोचिंग की, ट्रेनिंग की या कोचिंग की. किसमें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में रिलेटिंग टू आर्ट्स या कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, या स्पोर्ट्स में बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर 12A और AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. एग्जाम कर दो भाई, एग्जाम कर दो. आगे बढ़ेंगे. तो ये जो हमारा डिस्कशन हुआ किससे रिलेटेड हुआ बेटा, एजुकेशनल सर्विसेज से रिलेटेड हुआ. नेक्स्ट यहाँ हम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर सेक्टर पे आएंगे बेटा. इसके पहले के सेक्टर सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे. एग्रीकल्चर भी ठीक है, इस पे कभी कभार केस स्टडी पूछी जा सकती है, नॉट सो इंपॉर्टेंट. आगे बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोटे मोटे सेक्टर्स बचे. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के जो सेक्टर्स थे वो जिसपे केस स्टडीज रिपीटेटिवली आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आती है, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए. अब एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स. फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट की या रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल्स की सर्विस किस चीज के लिए हो सकती है भाई, फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, या सिमिलर प्रोडक्ट के लिए, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए. बाय वे ऑफ ऑल दीज आर एग्जेम्प्ट, बाय वे ऑफ ऑल दीज आर एग्जेम्प्ट. बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या, एक बार चलो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं. बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब होता है कि कोई भी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल ऑन विच ईदर नो प्रोसेसिंग इज डन, जिसपे कोई प्रोसेसिंग नहीं की, कोई प्रोसेसिंग नहीं की, या और डन और such processing is done that is usually done by cultivator or producer which does not alter the essential characteristics but make it marketable for primary market. मतलब कि छोटी मोटी कोई चीजें करी कि भी प्राइमरी मार्केट तक के ले जाने के हिसाब से. कोई यहाँ पे हमने मेजर यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई है जिससे कि कुछ ऑल्टर हो सके. हमने इसका एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर नहीं किया है, एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर नहीं किया. तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या होता है कि भाई जिसपे या तो कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई है या कोई थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग की है, किसने, कल्टीवेटर ने या प्रोड्यूसर ने करी है, ताकि वो सिर्फ उसे प्राइमरी मार्केट तक ले जा सके और उसका डज नॉट यहाँ पे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदला है. तो क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड ये सब एक्टिविटीज आपकी एग्जेम्प्ट है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. अब पोटैटो जैसा है वो आपका, पोटैटो आपका जो हो रहा है यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ लैंड से, ये क्या है आपका, पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हाँ है. पोटैटो चिप्स क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, नहीं, उसमें बहुत प्रोसेसिंग कर दी है, प्राइमरी मार्केट लाने जितनी नहीं है, उसको बढ़िया सेल के हिसाब से वो प्रोडक्ट ही अलग हो गया. Then tomato is an agriculture produce. Tomato ketchup is not an agriculture produce. It is not an agriculture produce. Vegetable and fruits are agriculture produce. उसका जूस बन गया, पैक करके जूस बेच रहे, that is non agriculture produce. Wheat
एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, वीट का फ्लोर बन गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सारे मैंने एग्जांपल्स दिए कि भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन से हो गए और नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन से हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे एग्जेम्प्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे। सो एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांटिंग, प्रोटेक्शन, टेस्टिंग। तो ये पोटैटो, टोमेटो, वेजिटेबल, फ्रूट्स उगाने के लिए आपने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की होगी सारी एग्जेम्प्ट है। कल्टीवेशन हो सकती है, हार्वेस्टिंग हो सकती है, थ्रेशिंग हो सकती है, प्लांट प्रोटेक्शन हो सकता है, टेस्टिंग हो सकती है। ये सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जो होते हैं इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। देन फार्म लेबर इसके लिए सप्लाई किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एग्जेम्प्ट है। प्रोसेस कैरिड आउट इन एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, पर्निंग, कटिंग, ये सारी जो ऑपरेशंस होते हैं विच डज नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यार एपीएमसी ले जाने तक के लिए काटना वाटना तो पड़ेगा, उतना बस हमने किया है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कटिंग थ्रेशिंग करी है यहाँ पे, ठीक है, उसे वो क्या हो गई यहाँ पे आपकी प्रोसेसेस हो गई जो कि एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड, यहाँ पे आपने रेंट करा है या लीज किया एग्रो मशीनरी या खाली लैंड को, ठीक है, विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू यूज। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप लेकर गए, लोडिंग हुई, अनलोडिंग हुई, बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसका यहाँ पे पैकिंग हुई, स्टोरेज हुआ, वेयर हाउस में रखना पड़ता है। तो ये सारी सर्विसेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस? इट मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपने फार्मर को एजुकेशन की दी, ट्रेनिंग दी, साइंटिफिक रिसर्च और नॉलेज की यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड, तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज बोलते हैं। सर्विसेज बाय एपीएमसी, एपीएमसी और बोर्ड जो होता है जहां आप लेके जाते हो, प्राइमरी मार्केट होता है जहां से सेल करते हो, और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो वहां पे एजेंट्स होते हैं जो सेल या परचेज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, वो भी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। आप क्या कर रहे हो? लोडिंग कर रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, वेयर हाउस कर रहे हो, क्या राइस एग्जेम्प्ट बाय जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का क्या कर रहे हो? वेयर हाउसिंग कर रहे हो, वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज या वेयर हाउसिंग, क्या सर्विस है? या तो स्टोरेज की या वेयर हाउसिंग की, क्या? सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको स्टोर करो, वेयर हाउसिंग करो, जीएसटी नहीं लगेगा भाई, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, क्या हो जाएगा भाई? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1 लाइन की एंट्रीज है। सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को क्या कर रहे हो? प्री कंडीशन कर रहे हो, कूलिंग, प्री कूलिंग कर रहे हो, राइपनिंग की सर्विसेज दे रहे हो, वैक्सिंग की सर्विसेज दे रहे हो, रिटेल पैकिंग कर रहे हो, लेबलिंग कर रहे हो, फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की एग्जेम्प्ट हो जाएगा। विच डज नॉट चेंज और ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। फ्रूट्स वेजिटेबल्स के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो चेंज नहीं करता वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा भाई, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी सर्विसेज थी एंड हियर वी कंप्लीट दिस एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी सर्विसेज दे रहे हैं, किसको? मेंबर्स को देते हैं, अपनी जो भी होती है सोसाइटीज वगैरह होती है, तो उनकी सर्विसेज कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है देखते हैं। Services by unincorporated body or non-profit entity registered under any law for the time being force to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution। तो यहाँ पे ये सारे कुछ वो हो सकता है रियम्बर्स कर रहे हो, मेंबर्स कुछ चार्जेस दे रहे हो या उनका कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है। कौन सी चीज हो सकती है? या तो उनका जो कोई ट्रेड यूनियन का यहाँ पे चार्जेस होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर प्रोविजन फॉर कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब वो पैसा इसी के लिए ले रहे हैं ताकि उससे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो जो मेंबर से जो पैसा लिया वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टू एन अमाउंट अप टू 7,000 per month per member for sourcing of goods or services from a third person फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन अ हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अब आपकी बिल्डिंग के कॉमन यूज के लिए, कॉमन एमिनिटीज के लिए हम यहाँ पे बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से। सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे हाउसकीपिंग वाली सर्विसेज ये हमने ली और हम हर एक मेंबर से पूरी बिल्डिंग के मेंटेनेंस 3,000 रुपए महीना ले रहे हैं।
3,000 रुपए महीना एक मेंबर से हर महीने का ले रहे हैं। तो अप टू 7,500 ये कॉमन यूज वाली जो फैसिलिटी होती है, जिसके लिए आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो और मेंबर से कलेक्ट कर रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अप टू अ लिमिट ऑफ 7,500 पर मंथ। ठीक है, इन अ हाउसिंग सोसाइटी और अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल केस की बात है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट, services provided by unincorporated body or non-profit entity registered under any law for the timing course engaged in, तो ये सर्विस जो दे रही है, ये जो भी बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, वो किस चीज के लिए, इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर्स, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर के कोई वेलफेयर के लिए कोई एक्टिविटी की जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारी ये जो कर रहे हैं, ये जो सोसाइटी है वो क्या काम कर रही है, या तो वो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है, एग्रीकल्चर को, आर्ट को, साइंस को, इनमें से कोई भी चीजों को प्रमोट कर रहा है, कोई भी चीजों को प्रमोट कर रहा है और अपने खुद ही के मेंबर से पैसे ले रहा है अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फी अप टू 1,000 पर मेंबर पर ईयर, साल भर की 1,000 रुपए तक की फीस है, तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उससे ज्यादा है तो फिर टैक्सेबल है, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है। तो ये कोई एक छोटी सी एंट्री थी, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें डिस्कशन का। एक्चुअली अब इसके बाद जो भी एंट्रीज हैं वो सब बहुत छोटी छोटी सी है, कुछ ज्यादा डिस्कशन का नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली करेंगे, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर वगैरह में हम थोड़ा आगे के जो कुछ सेक्टर्स ऐसे लगते हैं जहां टाइम लेना चाहिए वहां हम टाइम लेंगे। नेक्स्ट, अकोमोडेशन सर्विस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंट्री, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, क्या कर रहे हो, रेंट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अच्छा किसके लिए, फॉर यूज एज रेसिडेंस, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस कर रहे हो, एग्जेम्प्ट हो जाएगी भाई, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज एज रेसिडेंस, कमर्शियल की बात नहीं हो रही, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट वेयर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहे हो तो फिर नहीं, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। आरसीएम में देखा था टैक्स कौन पे करेगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन। फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री, इस एंट्री में एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इसको भी कवर करेगा। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटर है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का, पर उसने रेंट किया रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे फॉर यूज एज रेसिडेंस and such renting is on his own account and not that of proprietorship concern। भाई उसके पास पैन नंबर है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी है, परंतु वो जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है उसने किसके लिए है, अपने घर के लिए, पर्सनल कैपेसिटी पे लिया है, अपने ऑफिस के काम से नहीं लिया है, तो वो भी यहाँ पे कवर होगी एग्जेम्पशन में, वो भी यहाँ पे कवर होगी एग्जेम्पशन में। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्पोर्ट्स सेक्टर के बारे में हम देखेंगे, छोटी सी दो ही एंट्री है स्पोर्ट्स सेक्टर में यहाँ पे, फिर आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन वगैरह देखेंगे, ये सब कुछ छोटी मोटी एंट्रीज है, थोड़ा क्विकली करेंगे हम इसे, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी, किसको, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है भाई कौन, इंडिविजुअल प्लेयर हो सकता है, रेफरी हो सकता है, अंपायर हो सकता है, कोच हो सकता है, टीम मैनेजर हो सकता है, फॉर पार्टिसिपेशन इन एन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी ने यहाँ पे कोई यहाँ पे इवेंट, यहाँ पे स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है, क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया, वॉट एवर ऑर्गेनाइज किया है, उस केस में कोई इंडिविजुअल प्लेयर ने, रेफरी ने, एम्पायर ने, यहाँ पे कोच ने, टीम मैनेजर ने सर्विस दी है तो बेटा वो एग्जेम्प्ट होगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नाउ एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी को कोई अगर सर्विसेज दे रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट, सर्विसेज बाय इंडिविजुअल सच एज, बट यहाँ पे बेटा अगर जो सिलेक्टर्स होते हैं, कमेंट्रेटर्स होते हैं, यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, इनकी सर्विसेज टैक्सेबल है। प्लेयर की, रेफरी की, यहाँ पे कोच की, टीम मैनेजर की यहाँ पे सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, एम्पायर की ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, बट सिद्धू जी आ जाए यहाँ पे, कमेंटेटर्स की सर्विस यहाँ पे टैक्सेबल है, यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो आ जाए उनकी सर्विसेज यहाँ पे टैक्सेबल है। द सर्विस ऑफ प्लेयर टू अ फ्रेंचाइजी, बट अगर फ्रेंचाइजी को यहाँ पे अगर प्लेयर कोई सर्विस दे रहा है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी को दे रहा है तो वो तो एग्जेम्प्ट है, बट कोई फ्रेंचाइजी को यहाँ पे प्लेयर ने सर्विस दी है विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी इज ऑल्सो टैक्सेबल, वो भी टैक्सेबल रहेगी, ठीक है, वो भी टैक्सेबल रहेगी। तो ये आपको याद रखना है भाई, प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी को यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, किस चीज के लिए दे रहा है भाई, यहाँ कोई इवेंट्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, वो खेल रहा है वहां पे, उसके लिए उसे पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगे।
प्लस एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी ने दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विसेज दी, वो भी एग्जेम्प्ट रहेगी। उसके अलावा कमेंटेटर्स हो गए, यहाँ पे टेक्निकल पर्संस हो गए, अगर वो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं तो वो क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी। और प्लेयर ने अगर फ्रेंचाइजी को कोई सर्विस दी तो वो भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये एंट्री नंबर 68 रिवाइज की हमने। देन एंट्री नंबर 53 हम देखेंगे, सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। स्पॉन्सरशिप कर रहे हो कोई स्पोर्ट इवेंट को, कौन, बाय अ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, एफिलिएटेड फेडरेशन वेयर पार्टिसिपेटिंग टीम्स और इंडिविजुअल रिप्रेजेंट, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, जोन हो सकती है, जो टीम्स आ रही है वो कोई डिस्ट्रिक्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रही है। देन बाय स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम फेडरेशन, ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल फॉर डीफ एंड ऑल दीज, बाय द सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चर एंड स्पोर्ट्स बॉडी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अंडर द पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। ये सारी जगहों पे अगर क्या, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं कोई स्पोर्टिंग इवेंट के, तो वो भी बेटा एग्जेम्प्ट होगा, वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। ठीक है, तो ये बस आपको एक बार पढ़ लेना है। ऊपर वो प्लेयर रेफरी वाली फिर भी हो सकती है इंपॉर्टेंट, इस पेपर ने एक प्रॉब्लम भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, आर्ट सेक्टर में आएंगे। तो अगर यहाँ पे आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी में एक ही एग्जामिशन हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या था वो, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट। आपको याद है अपन ने वो केसरी महाराज वाला एग्जांपल देखा था इसमें, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म। सिर्फ दो बेटा, क्या, फोक और क्लासिकल, वेस्टर्न नहीं, केसरी महाराज याद करो। फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म का अगर यहाँ पे कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्या म्यूजिक कर रहा है, डांस कर रहा है, थिएटर कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड कंसिडरेशन क्या रहेगी, इफ कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000 देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो दो चीजें यहाँ पे, आर्टिस्ट म्यूजिक डांस थिएटर कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, बट फॉर्म क्या होना चाहिए, फोक या क्लासिकल फॉर्म होना चाहिए, फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म होना चाहिए। कंसिडरेशन 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे अगर आपका फोक या क्लासिकल फॉर्म रहा और कंसिडरेशन 2 लाख रुपए है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, या फर्दर ऑल अदर एक्टिविटीज बाय एन आर्टिस्ट इन अदर आर्ट फॉर्म लाइक वेस्टर्न म्यूजिक डांस, मॉडर्न थिएटर्स, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स, टेलीविजन सीरियल्स वुड बी टैक्सेबल। अगर ये सब कुछ है बेटा और इसका कंसिडरेशन आपको 20,000 रुपए भी मिल रहा है तो भी टैक्सेबल है। क्यों, वेस्टर्न म्यूजिक है यहाँ पे, या यहाँ पे हमने देखा मॉडर्न थिएटर है, या मूवी में या टीवी सीरियल्स में आप काम कर रहे हो और उसका कंसिडरेशन आप है तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, सिमिलरली एक्टिविटीज ऑफ आर्टिस्ट इन स्टिल आर्ट फॉर्म्स लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, मेकिंग एक्सेट्रा आर टैक्सेबल। अदर आर्ट फॉर्म पेंटिंग, स्कल्पचर वो भी हाउएवर एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच आर्टिस्ट एज ब्रांड एम्बेसडर। बट अगर यहाँ पे जो सर्विस है आपकी फोक क्लासिकल फॉर्म की 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, बट वो आपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर दिया है, ब्रांड एम्बेसडर जनरली कोई भी गुड्स वगैरह की मार्केटिंग करता है, तो उस केस में एग्जेम्पशन विल नॉट अप्लाई। ब्रांड एम्बेसडर के केस में एग्जेम्पशन विल नॉट अप्लाई। तो ये बेटा आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है। इन शॉर्ट क्या याद रखना है, सिर्फ एग्जेम्प्ट क्या है वो याद रखो, फोक या क्लासिकल फॉर्म, म्यूजिक डांस थिएटर का हो सकता है और कंसिडरेशन 1,50,000 से ज्यादा नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी 2-3 सर्विसेज हम देख लेते हैं। सर्विस अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की, किसकी बेटा, प्योर लेबर, मटेरियल प्लस लेबर की बात नहीं हो रही, प्योर लेबर सर्विस, वो सर्विस दे रहे हो। कंस्ट्रक्शन की हो सकती है, इरेक्शन की हो सकती है, कमिश्निंग की हो सकती है, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू बेनिफिशियरी लेड बाय इंडिविजुअल, हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना या ऑल अर्बन मिशन के अंडर आपने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दी है तो वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, सर्विस सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, commissioning, installation of infrastructure for extending what, electricity distribution network up to the tube well of farmer or agriculturist for agriculture use। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है उसको आप बढ़ाना चाह रहे हो कहां तक के, फार्मर के लिए या एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, एग्रीकल्चर यूज के लिए दे रहे हैं, तो वो जो सर्विसेज है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज वाली वो एग्जेम्प्ट होगी। सिंपल है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट, वापस से प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट आते हैं किसके, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। रेसिडेंशियल की बात होती है बेटा, कमर्शियल की बात नहीं हो रही, और वो भी सिंगल, एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट की, अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही। अगर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, वो भी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज। स्पेसिफाइड बॉडी सर्विसेज दे रही है, जैसे कि सर्विस बाय ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू पर्सन गवर्न अंडर ईएसआईसी एक्ट। तो जो भी ईएसआईसी सर्विसेज दे रही है किसको, जो ईएसआईसी से गवर्न होते पर्सन, एग्जेम्प्ट है। सिंपल सी बात है, क्या है ये जो सर्विसेज दे रही है एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू द पर्संस गवर्न अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। तो ये जो भी सर्विसेज दे रहे हैं कौन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एग्जेम्प्ट है। किनको, जो पर्सन इन एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है पीएफ, कि यहाँ पे किसको, टू पर्सन गवर्न बाय कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एग्जेम्प्ट है। सिंपल सी बात है। एनपीएस दे रहा है यहाँ पे, सर्विसेज बाय नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, किसको देगा, अपने मेंबर्स को, उनसे फीस ले रहा है अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो सिंपल सी एंट्री है, क्या ईएसआईसी दे रहा है अपने यहाँ पे जो भी पर्सन गवर्न हो रहे हैं उस एक्ट से, ईएसआईसी एक्ट से, उनको सर्विसेज दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है पर्संस को जो गवर्न हो रहे हैं उस एक्ट से, एग्जेम्प्ट है। कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है किसको, जो पर्सन उससे एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। एनपीएस दे रहा है, एनपीएस ट्रस्ट दे रही है किसको, अपने मेंबर्स को, और उनसे पैसे भी ले रही है एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फीस बोल के, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे लीजिंग सर्विसेज। लीजिंग सर्विसेज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या एग्जेम्प्ट है भाई, अपफ्रंट अमाउंट। अपफ्रंट अमाउंट चाहे आप उसे प्रीमियम बोलो, चाहे उसे सलामी बोलो, चाहे उसे कॉस्ट प्राइस बोलो, डेवलपमेंट चार्ज बोलो, कोई भी नाम दे सकते हो, बट क्या है, अमाउंट अपफ्रंट अमाउंट है। अपफ्रंट अमाउंट है जो पेबल है किस रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 इयर्स और मोर। बेटा ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज और 30 इयर्स और मोर के लिए जो भी अपफ्रंट अमाउंट दिया जाएगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो क्या रहेगा बेटा, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। So upfront amount payable in respect of service of grant of long term lease of what बेटा, किसका long term lease, इंडस्ट्रियल प्लॉट का या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस के लिए, या तो इंडस्ट्रियल प्लॉट का या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, प्रोवाइडेड बाय कौन बेटा, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो सकता है, अंडरटेकिंग हो सकती है, एनी अदर एंटिटी जिसपे 20% और मोर ओनरशिप किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी का, टू द इंडस्ट्रियल यूनिट और डेवलपर इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। तो यहाँ पे पहले बेटा यहाँ 50% हुआ करता था, अभी उसको 20% कर दिया गया है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जेम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी शैल हैव 20% और मोर ओनरशिप इन द एंटिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू एन एंटिटी व्हिच इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब समझेंगे, कुछ भी नहीं है बेटा, अपफ्रंट अमाउंट है, लॉन्ग टर्म लीज के लिए है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो वो अपफ्रंट अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से। अब कुछ प्रोविजंस इंसर्ट केस में देखेंगे क्या है। प्रोवाइडेड दैट लीज्ड प्लॉट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर अलॉटेड। भाई कंडीशन डाली हुई है क्या, कि भाई लीज प्लॉट को उसी के लिए यूज करना चाहिए जिसके लिए वो अलॉट हुआ है। मतलब कि क्या, मतलब कि इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के में ही यूज होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न शैल मॉनिटर एंड एनफोर्स दैट द अबव कंडीशन एज पर ऑर्डर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने क्या करना चाहिए बेटा, मॉनिटर करना चाहिए और एनफोर्स करना चाहिए कि भाई ये जो अबव कंडीशन है, अबव कंडीशन मतलब क्या, लीज प्लॉट यूज हो रहे हैं इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया में, ऐसा हो रहा है कि नहीं, कौन ध्यान रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर एनफोर्स करते रहेगी। अब क्या हुआ, लेटर ऑन वायलेट हो गई ये कंडीशन या कुछ सब्सिक्वेंट चेंज हो गया लैंड यूज का किसी भी रीजन से, तो उस केस में जो पहले वाले लेसर लेसी है और जो सब्सिक्वेंट लेसर लेसी है, मतलब ओरिजिनल लेसर, ओरिजिनल लेसी, सब्सिक्वेंट लेसी और बायर, उनकी जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी आ जाएगी कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, वो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। So jointly and severally be liable to pay such amount of IGST as would have been payable on the upfront amount charged for the long-term lease of plot, but for the exemption contained therein along with the applicable interest and penalty, along with the applicable interest और penalty उन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, पे करना पड़ेगा। Provided also that lease agreement, जो आपका lease agreement रहेगा जो कि enter किया है यहाँ पे original lessor lessee और subsequent lessee ने, तो उसने और जो भी subsequent agreements होते हैं उसमें एक टर्म इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। फॉर लीज ऑफ सच प्लॉट्स शैल इनकॉर्पोरेट इन द टर्म्स एंड कंडीशन द फैक्ट दैट
उन्हें एक टर्म्स एंड कंडीशन में एक चीज डालनी पड़ेगी। क्या चीज डालनी पड़ेगी कि जो आईजीएसटी था विच वाज एग्जेम्प्टेड ऑन लॉन्ग टर्म लीज ऑफ द प्लॉट्स बाय द ओरिजिनल लेसर टू द लेसी, कि भाई ये आईजीएसटी जो था बेटा वो क्या हुआ था, एग्जेम्प्ट हुआ था। ओरिजिनल लेसर लेसी का क्या था, आईजीएसटी एग्जेम्प्ट हुआ था, क्योंकि वो कंडीशन यहाँ पे कर रहे थे कंप्लाई। Subject to above condition and the parties to the said agreement undertake to comply the same। तो यहाँ पे आपने वो क्लॉज इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन में, और इसमें लिखा रहेगा कि भाई आईजीएसटी एग्जेम्प्ट हुआ था ये कंडीशन फुलफिल करते हुए, और यहाँ पे जो आगे के लेसर लेसीज हैं वो भी क्या करेंगे बेटा, कंप्लाई करेंगे कंडीशंस को, वो कंप्लाई करेंगे कंडीशन को। और अगर वो नहीं कंप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, जो एग्जेम्पशन है वो विड्रॉ हो जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो ये यहाँ पे जो एंट्री है बेटा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अपफ्रंट अमाउंट जो है लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर की जो है, आप उसको किसी भी नाम से बोल दो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। किस चीज के लिए है वो वहां पे, अगर वो इंडस्ट्री और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के लिए तो वो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर एनफोर्स करेगी कि भाई ये यहाँ पे प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे जो भी आपके लेसर लेसी है जो वॉयलेट करेंगे यहाँ पे, उसने क्या करना पड़ेगा, उसको उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी ज्वाइंटली सेवरली, पुराने वालों की भी और नए वालों की भी। क्या कि उन्हें आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, उनका एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा और उन्हें आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और लीज एग्रीमेंट में ये कंडीशन इनकॉर्पोरेट करनी है कि भाई आईजीएसटी, ये फैक्ट इनकॉर्पोरेट करने की आईजीएसटी पहले एग्जेम्प्ट हुआ था, और यहाँ पे जो भी लेसर लेसी वो यहाँ पे एडहर करते कि ये कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे। ठीक है, अपफ्रंट अमाउंट बेटा, अब क्या हुआ, अपफ्रंट अमाउंट या तो आप एक बार में भी पे कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 लाख का अपफ्रंट अमाउंट है, एक बार में पे कर दिया, या मैंने इंस्टॉलमेंट बना दी, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। सो अपफ्रंट अमाउंट विच इज डिटरमाइंड अपफ्रंट अमाउंट का मतलब क्या होगा कि भाई आपका डिटर्मिनेशन अपफ्रंट होना चाहिए कि भाई अमाउंट 50 लाख है, अब मैं एक बार में पे करूं या 10 बार में पे करूं, but is paid or payable in installment for long term lease of industrial plot for development of infrastructure, financial infrastructure. It has been clarified that GST exemption or the upfront amount is admissible. GST exemption मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, irrespective of whether the amount is payable or paid in one or more installment, provided it has been determined upfront. So आपका amount upfront determine होना चाहिए बेटा, अमाउंट अपफ्रंट डिटरमाइन होना चाहिए। हो सकता है मैं उसे एक बार में पे करूं, हो सकता है मैं उसे 10 बार में पे करूं, मेरी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट है तो भी उसका एग्जेम्पशन रहेगा, प्रोवाइडेड जो है वो आपका होना चाहिए क्या, अपफ्रंट डिटरमाइन होना चाहिए। तो ये एक क्लैरिफिकेशन भी आया था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लीजिंग सर्विस का एंट्री नंबर 41। Then next is बेटा सप्लाई ऑफ व्हाट, TDR, FSI, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू डेवलपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, TDR, FSI या लॉन्ग टर्म लीज की बात की जा रही है, लैंड ओनर दे रहा है डेवलपर को, उसे एग्जेम्प्ट किया गया है, प्रोवाइडेड, शर्त क्या है कि कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड टैक्सेस पेड देयर ऑन। शर्त सिर्फ यही है कि भाई जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स हैं वो क्या होना चाहिए बेटा, ओसी के पहले यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी के पहले क्या होना चाहिए बेटा, सेल हो जाना चाहिए और उस पर टैक्स डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है भाई, यहाँ पे देखो बेटा एनी पर्सन, ये हमने देखा था, एनी पर्सन यहाँ पे लैंड ओनर जो है वो किसको दे रहा है बेटा, यहाँ डेवलपर को। क्या हो सकता है, टीडीआर की बात हो सकती है, एफएसआई की बात हो सकती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे लैंड ओनर है, यहाँ पे आपका डेवलपर है, सर्विस किसकी है भाई, यहाँ पे एफएसआई हो सकता है, टीडीआर हो सकता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज की बात हो सकती है। ठीक है, तो ये सर्विस को एग्जाम कर दिया जाएगा, ये सर्विस को एग्जाम किया जाएगा, प्रोवाइडेड, शर्त क्या है कि इससे जो कंस्ट्रक्ट होंगे फ्लैट्स, ये सारे फ्लैट्स क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले बिक जाना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे फ्लैट्स हैं इसमें, तो ये मेरे सारे फ्लैट्स क्या होना चाहिए, बिक जाना चाहिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले। अब क्या हुआ, मेरे सारे फ्लैट्स नहीं बिके, फॉर एग्जाम्पल मेरे 9 फ्लैट्स तो बिक गए और ये 3 फ्लैट्स नहीं बिके, ये जो ब्लू में है ये मेरे 3 फ्लैट्स बच गए, बाकी के 9 फ्लैट्स जो है मेरे सेल हो गए। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो बेटा पहले एग्जेम्पशन दिया गया था ये प्रपोर्शनेटली विड्रॉ हो जाएगा जी। एग्जेम्पशन पहले देते हैं, फ्लैट्स बाद में बनते हैं, बाद में बिकते हैं, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया और अगर मेरे फ्लैट्स नहीं बिके तो मेरा एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। एग्जेम्पशन ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज शैल बी विड्रॉन इन केस फ्लैट सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बट सच विड्रॉल शैल बी लिमिटेड टू व्हाट बेटा, 1% in case of affordable houses and 5% in case of other than affordable houses. This will achieve a fair degree of taxation parity between construction and ready to move. तो यहाँ पे क्या है,
जो सर्विस दी गई है, कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट है बेटा, टीडीआर एफएसआई, यहाँ पे टीडीआर एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस जो है यहाँ पे डेवलपर को दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस शर्त क्या है कि इससे जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं वो कब तक सेल हो जाना चाहिए, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट सेल हो जाना चाहिए, इट शुड बी सोल्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इफ नॉट देन द एग्जाम्पशन विल बी विड्रॉन। ये 3 फ्लैट्स का एग्जाम्पशन क्या हो जाएगा बेटा, विड्रॉ हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। और इसमें आरसीएम में हमने पढ़ा था टैक्स कौन पे करेगा बेटा, यहाँ पे एफएसआई टीडीआर का यहाँ पे विड्रॉ हुआ है तो प्रमोटर टैक्स पे करेगा। अब यहाँ पे ये जो सोल्ड हुए बिफोर ओसी बेटा, ये सोल्ड हुए, अगर पूरे सोल्ड हो गए बिफोर ओसी तो क्या कुछ विड्रॉल की जरूरत है, नहीं, तब कोई विड्रॉल की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सारे फ्लैट्स बिक गए, तो इस केस में, और फ्लैट्स बिकने के साथ साथ उस फ्लैट्स पे मैंने टैक्स डिस्चार्ज कर दिया, टैक्स डिस्चार्ज कर दिया, तो उस केस में क्या होगा बेटा, कुछ भी एग्जाम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेटा लीजिंग सर्विसेज से रिलेटेड डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कौन सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट सर्विस दे रही है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। कौन सी सर्विसेज, सबसे पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी सर्विस दे रही है, किस चीज की, एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी को जो भी फंक्शन इंटरेस्ट हुए, कहां, अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। सेकेंड, सर्विस जो दे रही है गवर्नमेंटल अथॉरिटी सर्विस दे रही है बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंदर व्हाट, आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। थर्ड, सर्विस दे रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, ये 4 लोग सर्विस दे रहे हैं, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एक्सक्लूडिंग A to 4 मतलब A to 4 क्या बात होगी भाई साहब, टैक्सेबल हो जाएगी। क्या टैक्सेबल हो जाएगी, सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या हो जाएगा भाई, टैक्सेबल हो जाएगा। भाई एग्जाम्पशन के एंट्री में एक्सक्लूडिंग लिखा है मतलब टैक्सेबल, सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी सर्विसेज दे रहे हैं टैक्सेबल। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विसेज है, किससे रिलेटेड सर्विस है, एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड, इनसाइड हो सकती है, आउटसाइड हो सकती है, कहां, प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट या पोर्ट के प्रेजेंस में क्या है, सर्विस दी जा रही है, तो क्या बोला गया भाई, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है गवर्नमेंट ही कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, उनकी बात हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स यहाँ पे कर रहे, टैक्सेबल हो जाएगी भाई, टैक्सेबल हो जाएगी। एनी सर्विस अदर देन A to C प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, A to C के अलावा कोई और सर्विस और बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो ये चारों सर्विसेज A to D क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। सो कोई भी सर्विसेज दी जा रही है किसको, बिजनेस एंटिटी को, कोई भी सर्विसेज क्या बोला है इस एंट्री में, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये एंट्री क्या बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विसेज दे, पहले तो बोल दिया कि क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट A to D, मतलब A to D इज टैक्सेबल। क्या A to D में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, सर्विस इन रिलेशन टू यहाँ पे एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड, इनसाइड और आउटसाइड व्हाट, प्रेजेंस ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट, टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर, गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेबल। या कोई भी सर्विसेज यहाँ पे बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो अदर देन A to C तो हमेशा ही टैक्सेबल है, A to C तो किसी को भी दो हमेशा ही टैक्सेबल है, पर कोई और सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो तो क्या बोल दिया है, वो टैक्सेबल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एंटिटी को, with such an amount in the preceding financial year as it makes it eligible for exemption from registration under the GST Act। तो यहाँ पे आपने गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी किसको, बिजनेस एंटिटी को, पर क्या वो बिजनेस एंटिटी जो है क्या उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी, नहीं रिक्वायरमेंट थी, वो भी उसका 5 लाख का ही टर्नओवर है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इवन इफ उन्होंने किसको दिए, बिजनेस एंटिटी को दिए, बट उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, छोटा मोटा बिजनेस है। Again, for the purpose of this entry, it is hereby clarified that provisions of this entry shall not be applicable. Again, A to C above को applicable नहीं है और service by way of renting of movable property को applicable नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, ये taxable हो जाएंगे। A to C above हमेशा ही taxable रहते हैं, तो वो taxable हो जाएंगे और renting of immovable property भी हो जाएगी। और RCM के चैप्टर में देखा था, renting of immovable property, business entity को सर्विस दी तो टैक्स कौन पे करता है, business entity under RCM, business entity under RCM। Next,
सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने, लोकल अथॉरिटी ने दूसरी गवर्नमेंट को सर्विस दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को और लोकल अथॉरिटी को। एग्जाम गवर्नमेंट को थोड़ी ना गवर्नमेंट से टैक्स लेगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दी तो एग्जेम्प्ट। सिंपल वर्ड्स में एग्जेम्प्ट। नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू ए टू सी अबव। ए टू सी अबव में नहीं ये अप्लाई होता है, ए टू सी अबव तो हमेशा ही टैक्सेबल होगा, हमेशा ही टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, services provided by central government, state government, union territory, local authority where consideration for service does not exceed 5000। छोटी मोटी सर्विस है, 2-3 हजार रुपए की कोई गवर्नमेंट ने सर्विस दे दी, अब किसी को भी दी हो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, किसी को भी दी है क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 5000 से ज्यादा नहीं है तो, 5000 से ज्यादा नहीं है तो again nothing contained in this entry shall apply to services referred in item A, B and C above। A, B और C को अप्लाई नहीं होता, वो तो 100 रुपए का भी हो टैक्सेबल होगा, ठीक है, वो हमेशा ही टैक्सेबल होगा। In case of continuous supply of service is provided by central government, state government, union territory, local authority, the exemption shall apply where consideration charged for such service does not exceed 5000 in a financial year। So continuous supply of service के केस में 5000 का जो लिमिट है वो किस चीज के लिए, पूरे साल में 5000, पूरे साल में 5000 देखना है आपको। नेक्स्ट, सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी सर्विस दे रही किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को, या कोई और पर्सन जो स्पेसिफाइड है गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव, पैसा कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। ग्रांट्स मिल रही है, ग्रांट्स मिल रही है, पैसा गवर्नमेंट ही दे रही है, क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल एंट्री है, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, पहले एक बार क्विकली देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा था, देखा है तो एंट्री नंबर 6 ने क्या बोली, गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ए टू सी वाली यहाँ पे क्या रहेगी भाई, ए टू डी वाली टैक्सेबल रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्सेबल हो जाएगी। इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट एयरपोर्ट टैक्सेबल हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर टैक्सेबल हो जाएगी। एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, यहाँ पे बोला टैक्सेबल हो जाएगी। नीचे अगर आगे फर्दर एंट्रीज देखेंगे तो फर्दर एंट्रीज क्या बोलती है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, किसको दे रही है, सामने वाले बिजनेस एंटिटी को दे रही है, पर बिजनेस एंटिटी क्या है यहाँ पे, उसको रजिस्ट्रेशन की नीड ही नहीं है, थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो किसी भी केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगेन ए टू सी टैक्सेबल है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 8 क्या बोलती है कि भाई यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट कोई, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगेन ए टू सी टैक्सेबल रहेगा। एंट्री नंबर 9 बोलती है छोटी मोटी सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, 5000 रुपए से ज्यादा नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में वो क्या देखा जाएगा, 5000 पूरे फाइनेंशियल ईयर का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का। अगेन ये जो एंट्री है ये सर्विसेज ए टू सी को अप्लाई नहीं होता, ए टू सी हमेशा टैक्सेबल हो जाएगा। 9C क्या बोलती है, गवर्नमेंट एंटिटी सर्विस दे रही है, किसको, गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है या कोई और पर्सन स्पेसिफाइड है गवर्नमेंट का, उसको सर्विस दे रही है और पैसा अगेंस्ट में भी गवर्नमेंट दे रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एक सर्विस जरूर एग्जेम्प्ट है 24C में, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, एनवेलप वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स, ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एक सर्विस क्या एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे जो भी वो क्या कर रहे हैं यहाँ बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट कर रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है। चलो आगे आएंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ओल्ड एज होम की सर्विसेज। ओल्ड एज होम जो कि रन कर रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट या 12AA वाली एंटिटी रन कर सकती है। किसको दे रहे ओल्ड एज होम की सर्विसेज, बेटा ओल्ड पीपल को दोगे जो रेसिडेंट 60 साल से ज्यादा है, जिनसे 25,000 तक के का कंसिडरेशन लिया है, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर मंथ पर मेंबर की लिमिट है 25,000 की, ठीक है। और ये कंसिडरेशन में सारे चार्जेस आते हैं, बोर्डिंग, लॉजिंग। आजकल ऐसे बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खुल चुके हैं जहां पे लोग जाते हैं, वहां पे जाके रहते हैं एक स्पेसिफाइड एज के बाद, 65-70 के बाद, और फिर वहां पे जो वो पर मंथ चार्जेस पे करते हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। देन अगर यहाँ गवर्नमेंट सर्विस दे रही है अपनी ही अंडरटेकिंग को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अपनी अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सर्विसेज दे रही है, क्या कर रही है, उन्होंने जो लोन लिया है बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल सर्विसेज से, यहाँ पे बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, उसको क्या कर रही है, वो गारंटी ऑफ लोन का सर्विस है, वो भी एग्जेम्प्ट है, देन सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट जब भी बोलूं चारों आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर इन लॉ फॉर द टाइमिंग इन पोस्ट, कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर, पब्लिक
एट अ लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, वो भी बेटा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। देन पासपोर्ट इशू कर रही, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वो भी आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fine or liquidated damages payable। तो यहाँ पे tolerating non-performance of contract है, जिसके लिए पैसा आपको फाइन के रूप में या liquidated damages के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करना रहेगा, तो वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। एंड जब सर्विसेज आपको दे रहे हैं, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज किसको, इंडिविजुअल फार्मर को यहाँ पे दे रहे हैं कल्टिवेशन ऑफ लैंड के लिए या रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल के लिए, तो वो भी बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो भी। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करेंगे बेटा। इसमें यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट या डिस्काउंट इनकम यहाँ पे जो भी आपकी हुई, अगर वो ये हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए इसमें, इट इज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस, इट इज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस, देन इन दैट केस इट इज एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो भी अर्न किया है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट देकर के जो इंटरेस्ट अर्न किया है, दैट इज एग्जेम्प्ट। बट इफ इट इज एन इंटरेस्ट अर्न थ्रू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट लगता है वो क्या है बेटा, वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। तो ये हुई हमारी इंटरेस्ट या डिस्काउंट इनकम की बात। नाउ इंटरेस्ट सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी परचेज या सेल जो है वो क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है, वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्विस बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एनी अदर पेमेंट कार्ड सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर जो भी सेटलमेंट होता है, आप लोग कहीं जाते हो, शॉपिंग करते हो, आपने कार्ड स्वाइप किया, डेबिट कार्ड स्वाइप किया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, तो 2000 रुपए तक का जो ट्रांजैक्शन रहता है वो क्या है बेटा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, 2000 रुपए तक का कार्ड ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय एन इंटरमीडिएटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टीजेड, यहाँ क्या इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो सर्विसेज जो दे रहा है वो कौन है, इंटरमीडिएटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि कहाँ लोकेटेड है, इन अ मल्टी सर्विस एससीजेड विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का स्टेटस इसको मिला है टू अ कस्टमर आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इन करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज। तो यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है बेटा, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दी जा रही है, किसके द्वारा, यहाँ पे मल्टी सर्विस एससीजेड में है, जिसको आईएफएससी का स्टेटस ग्रांट किया हुआ है, आईएफएससी का स्टेटस यहाँ पे ग्रांट किया हुआ है। तो वो सर्विसेज जो होगी बेटा, यहाँ पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सो इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल सर्विसेज है जो एससीजेड में लोकेटेड है, जिसको आईएफएससी का स्टेटस दिया हुआ है, किसको सर्विस दे रहा है, टू अ कस्टमर आउटसाइड इंडिया अदर देन इंडियन करेंसी में, तो वो सर्विस यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, यहाँ पे वेरियस इवेंट्स के राइट टू एडमिशन की बात हो रही है। सो एंट्री नंबर 79 और 79A है, हम देखेंगे। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ सब जगह पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप भैया, म्यूजियम जा रहे हो, नेशनल पार्क जा रहे हो, जो भी नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे टिकट्स वगैरह जो रहती है एग्जेम्प्ट है यहाँ पे। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल ताजमहल आप बढ़िया घूमने जा रहे हो, उसकी टिकट आपने खरीदी, तो उस पर कोई जीएसटी वीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट रहेगा, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 81 देखेंगे, ये हम आगे बेटा नए पॉइंट पे, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, सो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट देखी कि भाई ये म्यूजियम वगैरह की और मॉन्यूमेंट्स की ये सब क्या है, ये एग्जेम्प्ट है सर्विसेज। नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू, आप एडमिशन कहाँ पे गए बढ़िया, क्या देखने गए, बच्चों को लेके आप गए सर्कस देखने, डांस देखने, थिएटर परफॉर्मेंस देखने, अवार्ड फंक्शन देखने, कॉन्सर्ट देखने, म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखने, और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट या प्लैनेटेरियम, ये सारी चीजें आप गए घूमने फिरने, सर्कस डांस ये सब चीजें देखने गए। उस केस में अगर कंसिडरेशन 500 से कम है, कंसिडरेशन 500 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, 500 से ज्यादा है या 500 रुपए है तो टैक्सेबल, 500 से ज्यादा है या 500 रुपए तक है तो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, इस पे अपन ने कोई स्टडीज वगैरह करी थी, कुछ भी नहीं है, आपने अगर ये चार्ट समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप म्यूजियम जा रहे हो, नेशनल पार्क जा रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हो, टाइगर रिजर्व जा रहे हो, एग्जेम्प्ट है। एडमिशन टू कोई प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट जा रहे हो जैसे कि ताजमहल, एग्जेम्प्ट है। उसके बाद
अगर आप यहाँ पे कोई सर्कस, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, प्लैनेटेरियम, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या कोई अवार्ड फंक्शंस वगैरह देखने जा रहे हो, अगर उसका कंसिडरेशन 500 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। otherwise it is taxable. Now next is बेटा एंट्री 9AA, एंट्री 82A, यहाँ पे किससे रिलेटेड है? जो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। फीफा और उसकी सब्सिडरी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इवेंट के लिए यहाँ पे सर्विसेज दी, तो उसके लिए बेटा क्या रहेगा यहाँ पे? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा। व्हाट? बाय एंड टू फीफा and its subsidiary directly indirectly related to any of the events under FIFA U17 Women's World Cup to be hosted in India, तो वो क्या रहेगी बेटा? एग्जेम्प्ट रहेगी। अभी तक ये इवेंट हुआ नहीं है, ये पोस्टपोन्ड है। सो डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैव टू सर्टिफाई व्हाट? कि ये सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली in related to any of the events under FIFA U17 Women's World Cup. And right to admission, service by way of right to admission to event organized under FIFA World Cup, so that will also be beta exempt. That will also be exempt. Next, clarification regarding applicability of GST on delayed payment charges in case of late payment of equated monthly installment. या हमारा equated monthly installment पे जो delay payment charges है, किस पे clarification है? Clarification is on delay payment charges, जो एडिशनल पेनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, या एडिशनल पेनल इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है। सो टैक्सेबिलिटी ऑफ एडिशनल पेनल इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ ईएमआई। सो इफ इट इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ गुड्स एंड, चलो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली यहीं से देखते हैं एक बार इशू क्या है, पहले ये देखते हैं। Whether GST is applicable on additional penal interest on the overdue loan, whether such penal interest would be exempt under entry 27 of exemption notification or would be it be taxable। तो यहाँ पे जो additional penal interest लग रहा है बेटा, जो आपने लोन ओवरड्यू और उस पर additional penal interest लग रहा है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी? सो यहाँ पे बोलते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आपने गुड्स परचेज किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल देखा था क्लास में, हमने मोबाइल फोन परचेज किया और हम क्या कर रहे हैं? उसकी ईएमआई डिले कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसे क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ऐड किया जाएगा। आपने क्या किया? मोबाइल परचेज किया 40,000 का, ठीक है, और आपने क्या किया? डिले कर दिया ईएमआई, तो आपको इंटरेस्ट लगा, तो उस केस में यहाँ पे ऐड जाएगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में। बट आपने गुड्स क्या किया यहाँ पे? मोबाइल फॉर एग्जाम्पल क्या किया? आपने कैश में यहाँ पे परचेज कर लिया, या आपने क्या किया? आपने मोबाइल यहाँ पे परचेज कर लिया और आपने किसी थर्ड पार्टी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोन किया, तो वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है बेटा, लोन का ट्रांजैक्शन है। उस केस में क्या होगा? उस केस में इट वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी सिंस इट इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 27। उस केस में क्या एंट्री 27 में कवर्ड होगा? हमने बहुत डिटेल में देखे थे इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। So as per provisions of 15(2)(d), the value of supply shall include interest, late fee, penalty for delay of payment in consideration for any supply। तो यहाँ पे अगर मैंने मोबाइल परचेज किया है, ठीक है, मैं ही सप्लायर हूं, मैंने मोबाइल 40,000 रुपीज पे दिया, 40,000 रुपीज पे दिया है, अब उसकी मैंने ईएमआई बना दी है 4 ईएमआई। अब आपने क्या किया? ईएमआई लेट भरी, तो मैंने उस पर इंटरेस्ट लगाया, तो उस केस में वो इंक्लूड कर लिया जाएगा एज पर 15(2)(d। कोई भी लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए वो इंक्लूड होगी एज पर 15(2)(d। बट मैंने आपको मोबाइल बेचा, आपने क्या किया? आपने बैंक से लोन ले लिया और बैंक को आपने लेट ईएमआई पे करी, लेट पे करी, तो उस केस में आपके और जो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है वो सेक्शन 15 के हिसाब से इंक्लूड नहीं होगा। वो क्या हो गया? एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गया बेटा, सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गया, और वो एंट्री नंबर 27 में कवर हो जाएगा, और जो भी इंटरेस्ट इनकम रहती है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल्स वगैरह देखे हुए ऑलरेडी। नेक्स्ट, clarification on issue related to GST on monthly subscription contribution charged by RWA, Residential Welfare Association, from its members। तो यहाँ पे RWA जो अपने मेंबर से चार्ज करता है, उससे रिलेटेड बेटा कुछ लोगों को डाउट थे, तो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सा क्लैरिफिकेशन लाया, 3-4 इश्यूज बता दिए यहाँ पे, और उसके क्लैरिफिकेशन है, देखेंगे। जो मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं रेसिडेंट अपनी वेलफेयर सोसाइटी को, in a housing society is exempt from GST, and if yes, is there any upper limit on the amount of such charges for exemption to be available? ये हमने पढ़ा। Supply of service by RWA to its own member by way of reimbursement of charges or what share of contribution up to an amount of what 7,000 per month per member। ठीक है, यहाँ मेंटेनेंस के लिए पैसे दिया, यहाँ मैंने मेरी सोसाइटी को दिया है, यहाँ मेरा फ्लैट है, मैंने मेरी सोसाइटी को दिया है, 5,000 रुपीज देती हूँ मैं मंथली, तो यस दैट इज एग्जाम्प्ट। क्या लिमिट है? 7,500 पर मंथ पर मेंबर, ये पढ़ा हमने। फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड गुड्स फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। बेटा यहाँ पे कॉमन यूज के लिए लेती है सोसाइटी, यहाँ पे क्लीनिंग करवाती है, सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, ये सारी चीजों के लिए वो क्या करती है? हर एक फ्लैट वालों से कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली चार्ज करती है। तो लिमिट क्या दी है? 7,500 पर मंथ पर मेंबर, इतना एग्जाम्प्ट है, ये तो क्लियर था। अब दिक्कत क्या आ रही थी लोगों को कि RWA जो सोसाइटी है उसका टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है,
Is it required to take registration and pay GST on maintenance charges if the amount of such charges is more than 7,000 per month per member? अब क्या हुआ, सोसाइटी का खुद का ही एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा नहीं है, कम है, 10 लाख रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर है, तो क्या इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन ले? क्या इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन ले? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई अगर उसका फॉर एग्जांपल वो 15,000 पर मंथ पर मेंबर ले रहे, पर मंथ पर मेंबर ले रहे, उनका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे नहीं है ज्यादा, 10 लाख रुपए भी नहीं हो रहा है साल का टोटल, तो क्या उस केस में उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इसके लिए, टैक्स पे करने के लिए? तो गवर्नमेंट ने बोला नो, इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ RWA डज नॉट एक्सीड 20 lakhs in a financial year, it shall not be required to take registration and pay GST, even if the amount of maintenance charges exceeds what beta 7,000 per month per member. Even if maintenance charges exceed कर रहे 7,500 per month per member, तो भी अगर यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर सोसाइटी का ही नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. RWA shall be required to pay GST on monthly subscription contribution charge from its members only if subscription is more than 7,500 per month and aggregate turnover, दोनों चीजें, सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर भी 20 लाख से ज्यादा है बेटा, और यहाँ पे आपके जो मेंबर्स हैं उनका भी यहाँ पे 7,500 से ज्यादा आ रहा है, तो सिर्फ उस केस में क्या है बेटा, उस केस में सोसाइटी को जीएसटी पे करने की जरूरत है, अदरवाइज नॉट. तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हुए हैं, अगर देखो सोसाइटी का टर्नओवर मोर देन 20 lakhs है, ओके, एंड आपके मंथली मेंटेनेंस चार्जेस में मोर देन 7,500 है, तो क्या एग्जाम्प्ट होगा? नो, जीएसटी विल बी पेबल, नो इट विल नॉट बी एग्जाम्प्ट. सोसाइटी का तो मोर देन 20 lakhs है, बट आपका यहाँ पे मंथली मेंटेनेंस चार्जेस से 5,000 है, तो क्या एग्जाम्प्ट होगा? यस, इट विल बी एग्जाम्प्ट, इट विल बी एग्जाम्प्ट. अब नेक्स्ट केस देखेंगे, सोसाइटी का टर्नओवर ही 20 लाख से कम है, तो क्या एग्जाम्प्ट होगा? यस, इट विल बी एग्जाम्प्ट. देखना ही नहीं है आगे, फिर देखना ही नहीं है आगे फिर, ठीक है. नेक्स्ट, is RWA entitled to take ITC of GST paid on input services used by it for making supply to its members and use of such ITC for discharge of GST liability on such supply where the amount charged for supply is more than 7,500? तो क्या भाई वो ITC ले सकता है? उसने कोई इनपुट सर्विसेज ली होगी, तो क्या उसका वो ITC ले सकता है? Yes, RWA are entitled to take ITC of GST paid by them on capital goods, generators, water pumps, lawn furniture, goods, जैसे कि टैप, पाइप्स, जो भी उसने हार्डवेयर फिटिंग्स लिया, इनपुट सर्विसेज जैसे रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह जो भी लिया है, तो उसमें क्या है बेटा, ये एंटाइटल्ड है. ऑब्वियसली वो यूज कर रहे हैं उसका आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए उनके, तो वो एंटाइटल्ड है सब पे, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड, सबका आईटीसी वो ले सकते हैं, ठीक है. where a person owns 2 or more flats, अब मेरे फॉर एग्जांपल 2-3 फ्लैट है यहाँ पे बिल्डिंग में, तो फिर इन द हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स whether the ceiling of 7,500 per month per member on maintenance for exemption will be available shall be applied अपार्टमेंट वाइज और पर्सन वाइज. तो अब यहाँ पे बात यह है कि 7,500 की जो लिमिट है वो पर मेंबर है या पर फ्लैट है, ये लोगों को डाउट आया, तो फिर गवर्नमेंट ने क्लियर किया. एज पर जनरल बिजनेस सेंस, अ पर्सन हु ओन्स 2 or more residential apartment in a housing society shall normally be a member of RWA for each apartment owned by him separately. वो हर एक मेंबर, हर एक फ्लैट के लिए एक मेंबर रहेगा. The ceiling of 7,500 per month per member shall be applied separately for each residential apartment owned by him. For example, if a person owns 2 residential apartment in a complex, 15,000 per month as maintenance charges towards maintenance of each apartment, 7,500 in respect of each, the exemption shall be available to each apartment. तो यहाँ पे लिमिट जो है बेटा अपार्टमेंट वाइज है. मेरे 10 अपार्टमेंट है, 7,500 में सबका अगर पे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पे लिमिट कितनी है बेटा? 7,500 पर मंथ पर मेंबर तक के एग्जेम्प्ट है, तब तक एग्जेम्प्ट है. ये हमने पढ़ा था, इस पे वेरियस इश्यूज आए थे, तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, ठीक है. तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन होता है. सो हियर वी कंप्लीट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, एग्जेम्पशंस, छोटे मोटे क्लैरिफिकेशंस है, वो अभी एग्जाम के दिन वो नहीं देखने, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो बेटा यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर विच इज रिलेटिंग टू व्हाट एग्जेम्पशंस. बहुत लेंथी चैप्टर था, हमने इसे पूरा चार्ट फॉर्म में यहाँ पे देखने की कोशिश की. केस स्टडीज का यहाँ पे टाइम नहीं था, आपके पास स्पेशली बिल्कुल टाइम नहीं है. हमको ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही थी, क्विकली रिवाइज करना था, इसलिए हमने सारे कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया. और यहाँ पे हमारे ये चैप्टर जो है एग्जेम्पशंस का, हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं उसका समरी रिवीजन. मेजर सेक्टर्स मैंने लिए हैं, छोटी मोटी सर्विसेज कुछ है
जो मैंने यहाँ पे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने नहीं लिया। मैं ये आपको बोलूंगी मैंने मोर देन 95% चैप्टर हमने यहाँ डिस्कस किया। 5% जो कि कभी कभार एग्जाम में बहुत कभी पूछा ही नहीं है, वो सारी सर्विसेज या सेक्टर्स मैंने यहाँ पे नहीं लिए। तो वो सेक्टर्स आप पढ़ सकते हो, बट एग्जाम के दिन आप रिवाइज कर रहे हो, एग्जाम के पहले आपके लिए इतना रिविजन आपने इतने सेक्टर्स का भी कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। सो बेटा आई होप ये रिविजन वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे और I wish you all the very best for the exam. Stay confident, stay motivated. Only the confidence is the key बेटा now. सिर्फ confidence and motivation. एग्जाम में 3 घंटा आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। बढ़िया प्रिपरेशन की है आपने, हमने पूरा रिवीजन अच्छे से किया है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर पेपर देना है। सेक्शन नंबर्स बिल्कुल अच्छे से कोट करने, प्रेजेंटेशन अमेजिंग होना चाहिए आपका पेपर में। हमने जितने सेक्शंस देखे प्रॉपरली आपको वहां पे क्लियरली लिखना है, वहां पे अंडरलाइन करना है सारे सेक्शंस को। केस स्टडीज का आंसर आपको लीगल प्रोविजन डिस्कशन, यहाँ पे डिस्कशन एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ये 3 पार्ट में ही देना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ये सब चीजें ध्यान में रखो। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे मोटिवेटेड, डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। यहाँ पे हमारा कंप्लीट करते हैं हम रिविजन का सीरीज एंड थैंक यू and we'll stop our discussion over here. Thank you.